फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस क्लास में। ये जो क्लास है वो 66 बीपीएससी मेंस के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब एग्ज़ाम बहुत हो गया है, 14 दिन के आसपास समय आज लेकर के। तो इसी में कई बच्चों का एक आग्रह था कि एक बार फिर से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर थोड़ी सी हल्की सी चर्चा कर दी जाए। और कल मैंने इसी श्रृंखला में एक स्पेशली जीएस पर बात कही थी, जिसमें कि मैंने 14 सवाल जो है डीआई छोड़ के उसको देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने बताया था, जो सीएमई पटना यूट्यूब पर भी डाला गया था। उसके अलावा जो रिवीजन है वो क्लास लगातार जारी है, जिसमें कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको समझा भी रहे हैं और एक बार क्विक थोड़ा सा प्रश्न के अनुसार उसको रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको और तेज आगे बढ़ाया जाए। इसमें उपेंद्र जी ने भी आज क्लास लिया था, मेरी भी क्लास है, इसको आप अपलोड किया जाना बाकी है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की भी। और चूंकि आपकी परीक्षा में सिर्फ जीएस नहीं बल्कि ऑप्शनल की भी भूमिका होती है, तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि वो छात्र जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जो 66 बीपीएससी मेंस दे रहे हो, वो इसको देखेंगे तो उनको फायदा होगा। और ऐसे भी एक क्लास के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए भी यूट्यूब पे डाल दिया था। ये यूट्यूब के लिए लेक्चर नहीं है, ना कोई लाइक सब्सक्राइब या जो भी हो बोला जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसको करें। हाँ, करते तो अच्छी बात है, पर वो आपके ऊपर में, उस पर कोई बात नहीं है। तुम सीधे आ जाए। और एक बहुत मेहनत से निकाला मैंने ये, ताकि आपको समय बचे। और तो हम सीधे सीधे बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल में वो कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको आखिर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं इसको कैसे आप यूज करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 29, 30 और 31 को आपका पेपर पड़ा है। आप पाएंगे कि 29 तारीख को आप देखते हैं जनरल हिंदी और जीएस 1, 30 तारीख को जीएस 2 और फिर 31 तारीख को आपका ऑप्शनल है, जो भी आपका हो, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू, पब्लिक एड, हिस्ट्री, जो भी हो। यहाँ हिस्ट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 30 और 31 के एग्जाम के बीच में लगभग आपको एक दिन का मतलब अंतर है, 24 घंटा का। पढ़ाई तो उसमें कभी कर पाइएगा। मान के चलिए कि उसमें आपने 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर लिया जीएस पेपर 2 देने से लेकर के जीएस पेपर आपका ऑप्शनल देने के बीच में। ये जो 8-10 घंटा या 6-8 घंटा रहेगा दोस्तों, इसी में आपको इस्तेमाल करना है अपने तरीकों का। यहीं पर मैटर करता है जस्ट एग्जाम से पहले वाले दिन या एग्जाम से पहले, उसमें आपको ये जो 8 से 10 घंटा आप टाइम देंगे, उसमें आप क्या करेंगे। यहाँ मैंने 3 कैटेगरीज बनाया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। इसमें भी, मॉड्यूल में भी, सब में आप क्या करेंगे, इस 8 से 10 घंटे में आप कैटेगरी ए के जो सवाल हैं यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इधर से आप देखिए तो ये जो सवाल आपको सीधे दिख रहे हैं, लगभग ये 14 टॉपिक हैं। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसी 14 से मेरा अपना मानना है कि वहां एग्जाम में आपको 6 प्रश्न लिखने हैं। अगर आपको 6 प्रश्न लिखना है तो एक तरीका होता है कि आप इस 6 में कोई जरूरत नहीं कि 6 के 6 सारे आप बेस्ट लिख पाएंगे। तरीका यह है कि आपने पहला अच्छा लिख दिया, दूसरा अच्छा लिख दिया, तीसरा भी अच्छा लिख दिया, बीच में थोड़ा सा एवरेज लिख दिया, काम चल जाता है, और फिर लास्ट आखिरी अच्छा लिखिए। एक तो तरीका होता है, मतलब लिखने का तरीका है कि बीच में थोड़ा सा कमजोर को डाल सकते हैं। तो अगर आपका 6 में से आपका 3 या 4 भी अगर आपको याद वाला आ जाता है, जो कि विश्वास रखिए, मुझे लगता है कि इस जो 14 सवाल है उसमें से आपको 3 से 4, यही आपको मेन फाइट दिलवाता है। आप अगर सब कुछ पढ़िएगा तो अच्छा नहीं करने वाले। अगर ये आपने 3 से 4 अच्छा लिख दिया तो आपका जो स्कोरिंग जैसे 50 में चेक करने वाला शुरुआत के 3 में आपको 35 का नंबर दे दिया, 34 दे दिया, 36 दे दिया, तो आप पाइएगा कि उसी रेंज में आपको आगे भी रहेगा। एक्सेप्ट बहुत खराब ना लिख दे तो आप पाइएगा कि 190, 200 तक भी मार्क्स आ सकते हैं। अगर पैटर्न चेकिंग का 63 मिला रहा तो, या इस बार भी रहा तब भी 170-80 तक नंबर लाए जा सकते हैं। कहना मैं चाहता हूं कि आप कैसे फोकस रहें, ये दोस्तों बहुत जरूरत है। इस पर मैंने पूरा अपना अनुभव का प्रयोग किया है और जो पैटर्न का प्रयोग किया है, ताकि रिस्कलेस आप कैसे पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले 30 तारीख को एग्जाम दे के आने के बाद 31 तारीख को एग्जाम देने से पहले जो बीच में 8-10 घंटा या 12 घंटा जो आप पढ़ाई करिएगा, उसमें आप इसी एक कैटेगरी को पढ़िएगा तो आपके लिए दोस्तों बेहतर रहेगा। इसके पहले अभी आज आपका है 15 तारीख, 15 तारीख से लेकर के आप आगे
22-23 तारीख तक आराम से आप ऑप्शनल में भी अपने पढ़ने के तरीके में रख सकते हैं। दोस्तों ये सलाह एक अनुभव आधारित दे रहा हूं, ना कि कोई वीडियो से सुन करके, वैसे मैं जो किसने माना था ऐसा सब सलाह देते रहता है। इसीलिए हाँ, लंबा समय खुद एग्जाम नहीं रहा, 12-13 साल जो पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को देखा, उसी वजह से बता रहा हूँ कि आप अगले 6-7 दिन 8 दिन आराम से अपने ऑप्शनल को भी दोहरा सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि सुबह सुबह की पढ़ाई में अपने ऑप्शनल को दोहराइए, फिर आप जीएस के फिक्स पार्ट हिस्ट्री पॉलिटी को दोहराइए, फिर उसके बाद से आप करंट पाइप पढ़िए और पर डे रात के समय में या शाम के समय डीआई की प्रैक्टिस करिए। यहां पर मैं एक और आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको एक फायदा की बात देखिए क्या है। आपका जो पेपर 1 है डीआई छोड़ दें तो उसमें हिस्ट्री की बड़ी भूमिका है। पेपर 1 में कला का क्वेश्चन आए, चाहे मौर्य कला हो, पाल कला हो, पटना कला, उसको आप हिस्ट्री के एंशिएंट मिडिवल के माइंडसेट से जोड़ सकते हैं। इधर आपका जो मॉडर्न में जो भी सवाल हो, 1857 का सवाल हो, वो सब आप चाहे तो अपने जीएस के पढ़ाई को डाल सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं अपने ऑप्शनल की पढ़ाई में। यही नहीं, जो आपका करंट वाला पक्ष है, आईआर वाला पक्ष है, उसको भी अपने वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट मान सकते हैं। वैसे ही आपका जो सेकेंड में पॉलिटी पार्ट है वो आपका मॉडर्न इंडिया का सेकेंड पार्ट मान सकते हैं। तो एक तरह से हिस्ट्री वालों को फायदा रहता है कि आपका जीएस 1 का एकदम कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका आईआर करंट भी बेहतर जाएगा, आपका इधर पेपर 2 में पॉलिटी बेहतर जाएगा। तो ये मैं आपको सबको सलाह दूंगा कि आप अपने जीएस को भी ऑप्शनल से जोड़ करके पढ़ें, तो आपको माइंड में कॉन्फिडेंस रहेगा। पहले जीएस, पहले ऑप्शनल, फिर जीएस, फिर करंट ओरिएंटेड, फिर रात में प्रैक्टिस। तभी 6-7 दिन जब का समय है, इसमें आप जो कैटेगरी बी है, बी को भी आप हल्का सा देख सकते हैं दोस्तों, कैटेगरी बी को, और सी जो है उसको जस्ट हल्का फुल्का 1 रीड करके हटाने की जरूरत है। बी मैंने इसलिए रखा है बैकअप के लिए कि रिस्क ना रहे। आप यहां से मानकर चले कि अच्छा किस्मत रहा तो 6 या 7 पकड़ा जाएगा, उतना बढ़िया नहीं रहा तब भी 3 से 4 पकड़ाएगा, लेकिन आप सेफ हैं। इसलिए हमने बी कैटेगरी बनाया ताकि आपको हर टॉपिक में सपोर्ट मिल सके, और इतना करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 13-14 टॉपिक है मोस्ट हिटेड में। उसके बाद एक बैकअप में टॉपिक बनाया गया है जो बी कैटेगरी हेल्प करेगा। इसको आप इधर 22-23 में भी एक बार हल्का सा पढ़ सकते हैं, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में भी। दोस्तों हम पहले सीधे सीधे बात करते हैं कि ए कैटेगरी, क्योंकि हो सकता है इसी से 3-4 क्या 6 से 7 सवाल आ जाए और आप लोगों की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई से कोई मतलब नहीं कि किसने कितना पीछे पढ़ाई किया, सब है कि अभी आप कितना। इस पे प्लीज खूब कंसंट्रेट करिए। मैं सबसे पहले इन्हीं की चर्चाएं करूंगा, जिसमें कि अभी चर्चा है, इसको हम आगे ऑलरेडी दोहरवा भी रहे हैं अपने क्लासेस में, बट इसको और रटवाएंगे आए क्लास में। पर अभी एक बार पूरे टॉपिक्स की बात हो जाए, कैसे इसको बेहतर करना है। दोस्तों एंशिएंट का 3 है, यहां से एक लिखना आपको मस्ट है। मुझे लगता है कि इन 3 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आना चाहिए। मेडिवल का ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक डाला है। 5 में से मुझे लगता है कि 1 या 2 टॉपिक, तो यहां से भी एक आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा। मॉडर्न का कैटेगरी ए में 2 टॉपिक डाले हैं, लेकिन बी में लगभग कई को सब कवर किए, तो कि जीएस में दोस्तों काम करता है, तो मुझे लगता है कि यहां से आपको 1 से 2 सवाल आ जाएगा, 2 भी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे भी आप जीएस के पढ़ के जाएंगे मॉडर्न को। मेरी सलाह है कि मॉडर्न का मैक्सिमम कवर करके जाए, क्योंकि जीएस में दोस्तों काम आने वाला है। वर्ल्ड का भी मैक्सिमम ने तो कम से कम ए कैटेगरी और बी तो जरूर करके जाएं, क्योंकि वर्ल्ड में नहीं आने भी दोस्तों दिक्कत होता है। और मैंने बहुत, जो मेरा मोस्ट फेवरेट वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो मैंने इसमें काफी दिमाग लगाया है कि इतना कर लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और इसी क्रम से पढ़िएगा कि ए और बी कैटेगरी दोनों कर लेना है। तो इसीलिए यहां से भी आप 1 से 2 श्योर रहें, जो खास कर कैटेगरी यही है। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप हड़प्पा सभ्यता को टॉपिक को खूब अच्छे से तैयार करें, एकदम शानदार, एकदम कहिए कि मोस्ट हिटेड मुझे लग रहा है, तो उसमें हड़प्पा से पुनः प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों। वैसे ही वैदिक युग कई बार से नहीं आ रहा है, पर इसका जो लाइफ स्टाइल है, दैट मीन्स कि जो इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस लाइफ स्टाइल लिस्ट थोड़ा सा कम पूछता है। उसमें कंपैरेटिव रूप में, जैसे पॉलिटिकल ही बात करते हैं अर्ली वैदिक का, तो मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई पॉलिटिक्स की बात करते हैं आप, तो उसको पॉइंट्स में तोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स में किंग या हेड ऑफ द स्टेट के बारे में,
दूसरा मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तीसरा ऑफिसर्स के बारे में, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में, पांचवा जुडिशियरी, छठा मिलिट्री, सातवां रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में आप ध्यान दें। जब भी आप सोसाइटी की बात करेंगे, जो लाइफ का दूसरा पार्ट है, उसमें सोसाइटी का कैसा डिवीजन है, क्या इकोनॉमी पर है या क्या कास्ट पे है। इंडिया में नॉर्मली कास्ट पर ही है, जो कि अर्ली वैदिक में शुरुआती अवस्था में सिंबॉलिक है, बाद में व्यापक होती चली आती है। फिर उसके बाद से उसमें वुमेन्स का कैसा कंडीशन है, शूद्रों की कैसी स्थिति है। देन उसका से में आप पाएंगे कि थर्ड होता है इकोनॉमी, जिसमें कृषि क्या है, उद्योग क्या है, व्यापार क्या है, इसके बारे में बात करना। कृषि में भी लैंड के बारे में, लैंड का स्वामी कौन है, टैक्स क्या है, और सारी बातें। इसको आप, मैंने कई बार बताया उन्होंने क्लासेस में, तो आप लाइफ स्टाइल को आप कंपैरेटिव पढ़े, चूंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि वैदिक समाज के पुनर्गठन की चर्चा करें। दैट मीन्स कि वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, पहले कुछ और, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपने इसमें 3 बिंदु पे बात कर लिया, जनजीवन में 4 बात, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। लोहा की क्या भूमिका रही, खासकर उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक पढ़ते हैं वही लोहे की दोस्तों भूमिका है। और तीसरा तुलना, हड़प्पा और वैदिक की तुलना। अब तुलना में कुछ नहीं, अगर आपने हड़प्पा पढ़ रखा है दोस्तों और वैदिक पढ़ रखा है, आप तुलना कर सकते हैं। कैसे? आप पहले तुलना का आधार बना लीजिए, भूमिका के स्तर पे भी कुछ तुलना दिख जाएगा। एक कैसे, एक आद्य ऐतिहासिक दौर का है और एक दूसरे दौर का है, जबकि बड़े स्तर पे साक्ष्य लिखे जा रहे हैं। दूसरा जो है, एक का भौगोलिक विस्तार यही है, दूसरे का व्यापक हो जा रहा है थोड़ा और। तीसरा, एक के पतन के बारे में चर्चा हो रही है, एक पतन वो आगे कंटिन्यूटी में बहुत व्यापक रूप में है। चारों का राजनीति क्या है, समाज क्या है, अर्थव्यवस्था क्या, संस्कृति क्या है, ये तुलनाएं कर सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स में दिया भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वैसे एक तीसरा क्वेश्चन है गुप्त काल का, ओवरऑल समीक्षा या स्वर्णयुग का कंसेप्ट। दोस्तों स्वर्णयुग जो अवधारणा है, आप सभी जानते हैं कि एक इतिहास लेखन की बात है, जब आजादी के पहले 2 धाराएं पॉपुलरली चली थी। एक तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है और उसके विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया। साम्राज्यवादियों ने विभिन्न तरीकों से अपने शासन को सही ठहराने की बात रखी, तो राष्ट्रवादियों ने उसका विरोध किया और वो अतीत का गौरवगान भी करते। उसी प्रक्रिया में स्वर्णयुग की अवधारणा गुप्त काल के लिए जोड़ी जाती है। लेकिन आजादी के बाद जो मार्क्सवादी धारा चली, उसने न सिर्फ साम्राज्यवादियों की आलोचना की, न सिर्फ इम्प्लिसिटिक राइटिंग की अपना आलोचना की, बल्कि उन्होंने आलोचना इस बात की भी की कि जो राष्ट्रवादी लेखन है उसमें काफी हद तक तर्क का अभाव है, स्रोतों का अभाव है। कई जगहों पर वो भावनात्मकता की ओर जाते हैं और धर्म के परिप्रेक्ष्य में वो एक प्रकार का हिंदू राष्ट्रवाद जैसी वकालत कर रहे होते हैं। उसी बात को लेकर के स्वर्णयुग है या नहीं है, मिथक है, ये कल्पना आई। जैसे कि आप जानते होंगे डी.एन. झा साहब ने इसको मीथ कहा, जो एंशिएंट के बहुत पॉपुलर राइटर है, कि गुप्ता जो बेसिकली इन रियलिटी इट वाज अ मीथ, एक कल्पना था, वास्तव में नहीं था। इसी में आपको बताना है कि क्या भूमिका हो सकता है, क्या क्या इसके फैक्ट हैं, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद है या नहीं, दोनों पक्ष लिखना है, राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान हुआ है कि नहीं है। उसमें पाएंगे कि रियली में कल्चरली तो डेवलपमेंट बहुत बड़े स्तर पे है, बट जो आपका इकोनॉमिक सिनारियो है या जो सोशल सिनारियो है, उसमें कई लूपहोल्स है, और इसीलिए इसको ओवरऑल स्वर्णयुग मानना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। इस बात में मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, पुराना आप जाएंगे CME पटना वाले चैनल में, तो उसमें एक वीडियो रहेगा। हम लोग बहुत वीडियो नहीं, पर कुछ वीडियो डाला हुआ रहता है। इस बात की आलोचना भी होती है कि सारा वीडियो क्यों डालते हैं, वो क्लास के लिए ही क्लास चलता है, कोई वीडियो चैनल के लिए नहीं क्लास चलाया जा रहा है, वो हेल्प के लिए डाला जा सकता है। उसमें डाला जाएगा गुप्ता एज मीथ और रियलिटी टॉपिक होगा, 15 मिनट में चर्चा की गई है, और उसको आप देख करके तैयार कर सकते हैं, और मैंने क्लास में करवाया भी है ऐसे करके, कुछ और आगे दोहराएंगे। तो ये जो 3 चीजें दोस्तों हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी 3 को आपको बेहतर करना है। इसको आप जैसे प्लानिंग कर लीजिए, जितने तरीके से आप इसको सुंदर लिखने के लिए आप कई प्रयोग कर सकते हैं। हड़प्पा आप शुरुआत किए, अगर मान लीजिए कॉमन ही सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बता दें या प्रमुख विषय तो चर्चा करें। जैसे पूछा था एक बार, नगर नियोजन की चर्चा करें और इसका वर्तमान में क्या क्या दोस्तों जुड़ाव दिखाई पड़ता है। तो कुछ भी हो, आप शुरुआत करें। उसमें इंजीनियरिंग का बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है कि हमेशा जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी मांग के अनुसार शुरुआत करें। एक, जो टॉपिक का प्रश्न लिख रहे हैं उसकी प्रमुख बातों को जरूर इंगित करिए। नंबर 3, उस टॉपिक के जो जानकारी के सोर्सेज है
उसको भी इंगित करने का प्रयास करिए। फिर उत्तर के विस्तार में जनजीवन के विभिन्न पक्षों की समीक्षा का प्रयास होना चाहिए। जो बात पूछ रहा हो तो लिखना ही है, उसको थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि सोशल है तो सोशल लिख दिए, फिर बाद में उसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर से तुलना थोड़ा सा कर दिए तो ज्यादा बेहतर दोस्तों रहेगा। साथ ही साथ उसमें मैप इंडिया का बना दिए, उसके अलावा कुछ आप टेबुलर फॉर्म में बना दिए कुछ चीजों को जो तुलनात्मक हो सकती हैं। और मैं पुनः कहूंगा कि इतिहास की जो परिभाषा है, इतिहास बीती घटनाओं का अध्ययन होता है। उसी में जो 5 बातें हम अक्सर बोलते हैं कि इतिहास बीती घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, मतलब चीजें फैक्ट्स क्रोनोलॉजिकल होनी चाहिए। नंबर 2 व्यवस्थित अध्ययन है, मतलब घटनाओं की चर्चा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संदर्भों में होनी चाहिए। नंबर 3 कंटिन्यूटी चेंज। कंटिन्यूटी होता है निरंतरता, परिवर्तनीयता। कोई भी टॉपिक है तो उसको बताइए कि ये जो लक्षण है पीछे की बातों से कंटिन्यूटी में दिखते हैं, और फिर इसमें परिवेशगत बदलाव आ रहे हैं जो आगे भी और दिखाई पड़ेंगे। नंबर 4 इस बात की जानकारी का स्रोत क्या है, और नंबर 5 उसमें इतिहास लेखकों की जो भूमिका का संदर्भ हो वो ये चर्चा है। तो इन 5 बातों को याद रखिएगा, अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। क्रमबद्धता का, सिस्टमैटिक मतलब चारों परिप्रेक्ष्य का, कंटिन्यूटी चेंज का, स्रोत आधारित लेखन का, और 5वां बात है उस पर कोई हिस्टोरियंस का कुछ व्यूज हो। जैसे मान लिया आपने मौर्य लिखा है तो कहीं रोमिला थापर को कोट कर दीजिए, ऐसे ही गांधी लिख रहे हैं तो विभिन्न जगह कहीं कोट कर दीजिए। तो ये सब काम कर सकते हैं आप अपनी, हाँ प्रोमिनेंट, इन्हें कि सब कुछ नहीं डाल देना है। तो यहाँ पर इन 3 सवालों को अच्छे से करिएगा। हड़प्पा में एक ओवरऑल तैयार कर लीजिएगा। ऐसे हड़प्पा में सबसे पहले पढ़ना चाहिए हड़प्पा का सामान्य परिचय, जिसमें कि आप 4-5 बातें जरूर इंगित किया करें। ये आद्य ऐतिहासिक है, नदी घाटी सभ्यता है, कांशुगीन है, नगरीय है, जैसी बातों की चर्चा। आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको आप कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक आप सब समझते हैं कि लिखित साक्ष्य भी है पर पढ़ा नहीं जा सका है। नदी घाटी है तो 4 सभ्यताएं पॉपुलर थी। वांगो नदी घाटी में चीन की सभ्यता, दजला फरात घाटी में मेसोपोटामिया, थोड़ा पानी लेके आइएगा जी, नॉर्मल ही पानी, गर्म नहीं। दजला फरात घाटी मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता, नील रिवर वैली में मिस्र की सभ्यता, और इधर इंडस वैली में हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से दोस्तों जाना जाता है। फिलहाल तो आप सामान्य परिचय जरूर करें। दूसरा फिर आपको तैयार करना चाहिए हड़प्पा का ओरिजिन का जो डिबेट है, क्या हड़प्पा मेसोपोटामियन सभ्यता के चलते हुआ या इंटरनल कॉजेज। उसमें आप पाइएगा कि जो इंटरनल कॉजेज हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि अगर आप कोई अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट पाएंगे तो अर्बन सेंटर्स कहीं ना कहीं अपने अगल बगल के जो एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है। और एक अर्बन सेंटर का एक जो डिफिनीशन होता है कि नगर ऐसे केंद्र होते हैं जहां पर कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलता है, आइदर ट्रेड कॉमर्स चलेगा या इंडस्ट्री चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं अगल बगल कृषि संस्कृति से जुड़ा होगा। हड़प्पा में ऐसा नॉर्मली पाया गया है कि जो पहले से जो चालकोलिथिक कल्चर चल रहे थे, जो मूलतः कृषि आधारित संस्कृतियां थी, उससे काफी हद तक हड़प्पा के विकास को मदद मिलती है। इसीलिए स्वदेशी जो मत है वो ज्यादा प्रभावी है। सामान्य परिचय, उद्भव, फिर भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, क्योंकि मैं भी सवाल को चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद से विशेषताओं में नगर योजना। नगर मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं बता, सटीक बात करिए। 4-5 बातें पॉपुलर हैं। हड़प्पा के जितने नगर हैं वो 2 पार्ट में बटे हुए हैं। एक, हालांकि अपवाद अब देखते हैं धौलावीरा है जो 3 पार्ट में है, अपर, मिडिल और लोअर। नंबर 2 वेस्टर्न साइड जो है वो फोर्टिफाइड है, तो इसको आरेख से ही बनाइए, उसको बताइए, कुछ उदाहरण देके मैप से बना दीजिए तो बेहतर जाएगा। जितना ज्यादा उसको आप प्रेजेंटेबल बताएंगे, जो आपको पेपर कॉपी को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए, वो आपको उतना नंबर देगा। अब पीछे भी ऐसा देखिए, चाहे कृष्णा जी का 201 नंबर का कॉपी हो या सब लोग का देखते रहिए, वो यही कारण से नंबर पाए हैं, चीजें सिंपल हो, क्लियर कट पता चल सके और उसको आप लिख सके। यही मैंने इसलिए एक कैटेगरी पे से चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको रिफ्रेश हो सके। कोई भी पढ़ा नहीं रहे, बस एक तो बता रहे हैं कैसे आप उसको और मजबूत करिए। चूंकि समय 7-8 दिन बहुत होता है, अगर आप सब कुछ कोई छांट करके दे दे। सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी फोकस नहीं पता, लास्ट में बिखर जाता है। तो यहाँ पे नगर योजना में पहला 2 पार्ट्स में बटा हुआ, उसका अपवाद बताइए, कुछ आरेख खींचिए। दूसरा
वेस्टर्न पार्ट फोर्टिफाइड है, उसकी बात करिए, ऊंचाई पर है, छोटा एरिया है। नंबर 3, सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री पे कट करती हैं। नंबर 4, जो मैक्सिमम जो एरियाज हैं उसके दरवाजे खिड़कियां मकानों के पीछे गलियों में खुलते हैं। नंबर 5, जल निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। नंबर 6, पक्की ईंटों का मिली प्रयोग है। अपवाद में कच्ची ईंटों कालीबंगा में दोस्तों है। तो सबकी क्या विशेषता है, सबका अपवाद क्या है, कुछ आरेख खींचते हुए बनाइए तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे। इसी में अन्य विशेषताओं में इसका जो इकोनॉमी सेटअप है उसके बारे में, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड कॉमर्स को कहाँ कहाँ से इसका इंट्रैक्शन है उसमें, उसी में आपको आगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स सोसाइटी पर, रिलीजन पर। पॉलिटिक्स सोसाइटी के ज्ञान कम प्राप्त होता है, रिलीजन वो चीज़ है जो आगे भी कंटिन्यूशन रहता है। फिर हड़प्पा डिक्लाइन, जिसमें कि इग्नू बड़ा अच्छा लिखता है, हमने नोट्स में डाला है। जो 4 एस्पेक्ट्स हैं, चाहे आर्यों का आक्रमण की बात हो, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात हो, बाढ़ की बात हो, वैसे जो 3-4 जो कारण बताए गए हैं उसकी आपको चर्चा करनी होगी। तो आप हड़प्पा को कंप्लीट तैयार कर लीजिए। मैं सबको कहूंगा कि 2-3 पेज में पॉइंटर्स बना लीजिए, सिनॉप्सिस नोट्स। उसी को आपको वो 2-3 पेज को जो लास्ट दिन 30 तारीख को जो दोहराना है, उस दिन आपको हड़प्पा का वही 1.5-2 पेज या 3 पेज दोहराना है दोस्तों, जो कि आपके नोट्स का जिस्ट पहल होगा। उस दिन मोटा नोट्स दोहरा रहे तो गलत कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे ही वैदिक का भी आप बनाए रखेंगे, वैदिक का भी 1-2 पेज बना लेंगे तो आपको बड़ी मदद मिलेगी फ्रेंड्स। अब इसी में आप पाएंगे कि यहाँ पे वैदिक वाले में भी ये बात को ध्यान देंगे। वैदिक में सामान्य परिचय, तो कुछ आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एंशिएंट के कुछ कालखंड अपने स्रोतों के आधार पर नाम प्राप्त करते, उसमें वैदिक काल है। या भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास में वैदिक काल से ही व्यवस्थित सभ्यता कई रूपों में दिखाई पड़ती है। इसमें जो साहित्य है वो प्राचीनतम साहित्य है, इसमें जो भाषा है वो प्राचीनतम भाषा है, इसमें जो राजनीति, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था का पता चलता है वो निरंतरता के साथ दोस्तों आगे भी जारी रहता है। तो इस तरह से कुछ चीजों को आप ऐसे बना सकते, मैंने आपको क्लास में बताए होंगे, पर प्लीज आप इसका सिनॉप्सिस बना लेंगे। वैदिक पर एक भूमिका, थोड़ा सा वैदिक लिटरेचर का इंपॉर्टेंस, और फिर कंपैरेटिव रूप में दोनों। जैसे आप लिख रहे हैं वैदिक का पॉलिटिक्स है, एक तरफ आप बना दीजिए अर्ली वैदिक में क्या हुआ, दूसरी तरफ लेटर वैदिक में क्या हुआ, किंग पर इसमें क्या हुआ, किंग पर इसमें क्या हुआ, सभा समिति विदत में क्या हुआ, इधर क्या हुआ। तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। आप प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। और गुप्त काल का स्वर्णयुग, गुप्त काल का स्वर्णयुग यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, 15 मिनट का, आप उसको देख सकते हैं शॉर्ट में ही, पर आपको काम करेगा। तो ये 3 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको एंशिएंट में दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें से एक जो मिनिमम नीड है वो आपका पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि 2 भी आ जाए। तो ये मैं पहले चाहूंगा कि इसको आप कर ले, आप कर भी लिए, बस मेरा काम था उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि आप फोकस्ड हो सके। दूसरा, उसके बाद से आप पाएंगे दोस्तों कि मेडिवल में आप देखिए कहां कहां ज्यादा फोकस करना है। मेडिवल में 3 पार्ट में बांट सकते हैं, पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। मुगल्स में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, सीधे मराठा चले आए हैं, जो गैम्बिल माने, जो भी मैं गेसवर की बात कर रहा हूं। तो पूर्व मध्यकाल में अगर आपने पल्लव और चोल कर लिया है तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न यहां से आ जाना चाहिए। पल्लव में डायरेक्टली सवाल आता है उसका जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। राजनीतिक में लिमिटेड ही है, तमिलनाडु क्षेत्र में 6 सेंचुरी के मिड से 8 सेंचुरी मिड तक शासन चलता है। इसका अधिकांश जो समय है वो चालुक्यों से लड़ाई में ही है, जिसमें आप पाएंगे प्रोमिनेंट रूलर्स में नरसिंह वर्मन महामल्ल की चर्चा होगी, आपके नोट्स में भी है। उसके बाद से आप पाएंगे कल्चरल में सब कुछ आ जाएगा, धर्म भी आता है, कला भी आता है, साहित्य भी आता है, पर मेनली आपको जो चर्चा करना है वो स्थापत्य कला में बात करनी है और द्रविड़ शैली के बारे में बात करना है। जो द्रविड़ स्टाइल जिसमें मंदिर देखते हैं साउथ इंडिया में, उसका शुरुआत इसी समय में पल्लवों के समय में होता है। अगर आपने पल्लव को ठीक से समझ लिया तो उसी के बेस पे चोलों की कला समझ में आ जाती है। क्योंकि पल्लव काल के जो मंदिर बनते हैं जिसमें 4 स्टेप आप जानते हैं, महेंद्र शैली, मामल शैली, राजसी शैली, अपराजित शैली, उसी का जो डेवलपमेंटल फेज है वो आपको चोलों में दिखाई पड़ता है।
और चोलों में खासकर जो राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट का समय है उसमें के मंदिर ज्यादा व्यवस्थित और भव्य बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इन दो टॉपिक को जरूर अच्छे से कर लें। चोल प्रशासन आया हुआ फिर भी कर लें तो आराम रहेगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको बहुत संभावना है और ये बड़ा स्कोरिंग दोस्तों होता है, क्योंकि इसको लिखना बहुत आसान नहीं रहता है। तो यहाँ से नंबर आएगा, अगर सरल सहज नोट्स है, टू दी पॉइंट है तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये गेस वर्क में भी आप भी ऐसा निकाले होंगे, और मैंने बहुत स्तरों पे देखा दिमाग लगा करके, मुझे गेस में लगा, और इसलिए मैं फाइनल बता रहा हूं जिसको आपको करना चाहिए फिलहाल। तो यहाँ से भी चांसेस हैं, हो सकता मिडिल से आप 1 से 2 के लिए आपको ऑप्शन बन जाए। फिर आ जाए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का मतलब जैसे पूर्व मध्यकाल आपका मूलतः 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी, जिसमें पल्लव पहले है, फिर भी कंटिन्यूटी के लिए मैंने पल्लव को इसमें डाल दिया है। वैसे ही दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खलजी और फिरोज शाह तुगलक, मैं पुनः कहूंगा करके जाना है। अलाउद्दीन खलजी में दक्षिण अभियान, सैन्य सुधार, प्रशासन के बारे में, और उसकी जो आर्थिक सुधार और बाजार नियंत्रण के बारे में। एफएसटी में जो उसके सुधार के काम है, और जो पतन में जो उसकी भूमिका वाला मामला है। लेकिन यही 2 सवाल मुझे लगता है कि जरूरत का है, उसको आप जरूर तैयार करिएगा। फिर तीसरा मैंने मुगल में कोई ना लेके सीधे मराठा की बात की। मुझे मराठा इस बार जरूरी लग रहा था, कोई नहीं जानता है क्या आता है, लेकिन मराठा के चांसेस हैं। मराठों का उदय, चाहे उसको शिवाजी का उदय करके पूछे या ओवरऑल मराठों का उदय करके पूछे दोस्तों। दूसरा उसके बाद से आपको शिवाजी का ओवरऑल उनके व्यक्तित्व पर, प्रशासन जिसमें 14 देशमुख की शामिल हो, और पानीपत हर्ट का कारण परिणाम। सीधे स्ट्रेट सवाल आप सबने किया भी होगा, बस इसको अब आगे के समय पे फोकस हो जाना है। चूंकि यार लिखना 3 ही घंटा ना है, 3 घंटा के लिए अगर हमने अभी से भी ठीक से अगले 7 दिन पढ़ लीजिएगा तो इसको सब नीचे भी कर सकते हैं, बाद में फिर ऊपर कर दीजिएगा। अभी इसी रो पर कैमरा फोकस रखिए, एक कैटेगरी पर चेंज होते रहेगा। हाँ चलिए, हाँ बगल में पास कर दिया ना, ठीक है। बोर्ड का ठीक चलेगा, बाद में बोर्ड का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर अभी है ना, यहाँ तक कैमरा दिख रहा है ना, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस 3 पल्लव, चोल, अलाउद्दीन खलजी, एफएसटी और मराठों के बारे में दोस्तों इसको ठीक से करना। अब थोड़ी बात करें इसको कैसे बेहतर लिखें। फ्रेंड्स मैं इनमें सब में कहूंगा कि जैसे आपको एक टॉपिक कला वाला है तो इसमें आरेख जरूर बनाइए। जैसे आपको कहाँ, यहाँ ही बना देते हैं छोटा सा। जैसे आपको मंदिर का ही बनाना है तो आपको साउथ इंडियन जब मंदिर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे आप पाएंगे ये जो है गर्भगृह का आकार है, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ मिलता है। यहां पर आप पाएंगे मंडप होते हैं, यहाँ पे नंदी मूर्ति होती है, चारों तरफ से घेरा होगा, जो गेट होगा दोस्तों उसको गोपुरम कहते हैं। मैंने नोट्स में बनाया भी है, उसको प्लीज बनाइए, उससे नंबर ज्यादा बढ़ता है। तो आपको अच्छा नंबर लाने के लिए कुछ आरेख बनाइए, मैप्स का प्रयोग करिए, और कई जगह पर तुलनात्मक भी बताइए कि पहले क्या था, उसी पे आपको खूब नंबर आएगा। यहाँ तक कि आपको 50 में 38 39 तक भी नंबर आ जाए। यानी कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर रियलिटी है, नंबर आता है, उसे आपको बहुत अच्छा लिख के दे देते हैं। तो और यहाँ पर ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है जो पल्लव चोल वाला टॉपिक है, यहाँ से नंबर आपको दोस्तों ज्यादा आएगा। तो ये का प्रयोग करिए। इसमें दिल्ली सल्तनत वाले में थोड़ा सा सोर्सेस का प्रयोग करिए। सोर्सेस मतलब कि किसने इन पे क्या कहा है, कहीं कोई कुछ कोटेशन होता है उसका प्रयोग कर दीजिए, उससे नंबर बढ़ेंगे। और मराठों में कुछ मैप का प्रयोग कर दीजिए, तो ये आपको काम करेगा। जैसे आप देखेंगे जदुनाथ सरकार का कोटेशन पर 1-2 साल पहले शिवाजी पर सवाल आया हुआ था, तो ऐसे ही कुछ कोटेशन को आप डाल सकते हैं जो खुद आयोग ने प्रयोग किया है। तो ये आप इन तीनों को 3-4 टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 1 या 2 सवाल आपको यहां से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं मॉडर्न। मॉडर्न तो आप पूरा ओवरऑल करके जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न आपको जीएस की भी जरूरत है। फिर भी अगर आपको गेसवर्क करना हो एकदम जो लास्ट डे, क्योंकि जब जीएस दे डालिएगा तो दोहराना है, तो आप इकोनॉमिक हिस्ट्री को प्लीज करके जाइएगा। सबसे देखिए, मैं मॉडर्न को 4 पार्ट में बांटता हूं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल कल्चर हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट। पॉलिटिकल हिस्ट्री में 18th सेंचुरी से अप टू 1857 तक सारा पॉलिटिकल बात है। इकोनॉमिक हिस्ट्री में सब कुछ कि ब्रिटिश के आने से पहले इकोनॉमी कैसी थी, आया तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या उसने किया, चाहे तीनों तरह का लैंड रिव्यू सेटलमेंट्स,
या कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर के बारे में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करवाया गया, उसके बाद से ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ के बारे में, अकाल के बारे में, और ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा जो 3 चरणों में हम लोग देख सकते हैं उसके बारे में। इसमें अगर इस बार का गेस वर्क कहिएगा तो मैं कहूंगा भू राजस्व बंदोबस्त जो तीनों और खासकर स्थायी बंदोबस्त को विशेषकर ध्यान से कर लेंगे। कृषि का वाणिज्यीकरण दोबारा पढ़ लीजिएगा। धन का निकासी इंपॉर्टेंट में से है, और एक ओवरऑल तीनों चरणों का विकास या प्रभाव की बातों को भी देख के जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 4 टॉपिक को, तो आपको दोस्तों मदद मिलेगा। मेरी सुझाव है कि 4 करें तो आपको फायदा रहेगा। हालांकि इसके बाद भी कुछ खास बचता नहीं है। उद्योग मैंने छोड़ रखा है, ये हल्का सा पढ़ ही रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में सब कुछ इंटररिलेटेड था। मैं तो कहूँगा कि इकोनॉमी है जो होल करके जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन का समर। और जैसे आपने लिखा कृषि का वाणिज्यीकरण, तो इसका जुड़ाव उद्योग से भी है। कृषि का जुड़ाव 3 राजस्व बंदोबस्त से भी है। जैसे रैयतवारी बंदोबस्त लाया गया इसलिए ताकि उसके माध्यम से प्रति किसान बंदोबस्ती की जा सके और कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रक्रिया को बढ़ावा किया जा सके। कृषि के वाणिज्यीकरण प्रक्रिया काफी हद तक उद्योग के पतन से भी संबंधित है, चूंकि अब हमारे यहाँ के अनुसार से कृषि का नहीं उत्पाद हो रहा है, बल्कि वो ब्रिटिश मैनचेस्टर लिवरपूल के उद्योग के लिए अनुसार दोस्तों हो रहा है। सारा टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री एज अ होल तैयार कर लीजिए, तो एक क्वेश्चन से यहाँ की संभावना बढ़ेगी। बहुत स्कोरिंग नंबर है, से कई बार लिखिएगा बहुत नंबर कम आएगा, तो बोलिए क्यों नंबर कम आया। फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन गड़बड़ होता है और कोई किसी से पास नहीं हो सकता। आप अपनी मेहनत से पास करिएगा। अलग बात है कि हम लोग को क्रेडिट बच्चे दे देते हैं या किसी को क्रेडिट, हम लोग टीचर समुदाय को। उसका कारण है कि बच्चा पढ़ता है, बट मेहनत स्टूडेंट कर सकता है। बस उस स्टूडेंट को मेहनत को दिशा देने में टीचर्स को से मदद मिलती है। कई बातों थोड़ा सा सरल सहज करने में मदद करता है कि भाई यही को करो, यही मदद होता है। जैसे गार्जियन का रास्ता दिखाता है, हर गार्जियन रास्ता दिखाता है, फिर बच्चा अपने ही से बनता है। कोई काम कोई जरूरत हो ना किसी के पापा मामा IAS है, प्रोफेसर है, कुछ है तो उसका बच्चा बने, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा होता है। कई तो देख रहा हूं कि गार्जियन बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जिया, ऐसा काम कर रहा है जिसे पढ़ाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, वो भी अपना बच्चा को दिशा देता है, बच्चा उसको एकदम दिन रात मेहनत करके पूरा कर देता है। वो कोई पर बुराई नहीं करता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना शक्ति बनाइए कि आप कर सकते हैं, कोई आपको शक्ति नहीं रोकेगी। छोड़ दीजिए कौन क्या कर रहा है। फ्रेंड्स, तो आप आर्थिक इतिहास को थोड़ा इंटरलेटेड करिएगा। और यहाँ पे मैं कहूंगा लिखते समय में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसको करिए, कोरिलेट करिए। जैसे आप कोई टॉपिक लिखे उससे वहां से जुड़ाव है। मान लिया आप लिखे कृषि का वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया लाने में उपयोगितावाद की अवधारणा भी रही, जिसको यूटिलिटेरियन फिलॉसफी बोलते हैं। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में बात चल रही थी। ब्रिटेन में 1688 में संसद की स्थापना दोस्तों अवश्य हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। और बाद में मजदूरों का भी आंदोलन 19वीं सेंचुरी में दोस्तों तेज होते। उसी दौर में उपयोगितावाद की विचारधारा कहता है अधिकतम लोग को अधिकतम सुख देने की अवधारणा, बिचौलियों की समाप्ति देने की बात होती है। इंडिया में इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि का वाणिज्य इसी परिप्रेक्ष्य में रैयतवारी लाया गया दोस्तों। तो थोड़ा सा पास कंसेप्ट होना चाहिए ताकि कोरिलेट कर सके। फैक्ट तो सबका वही रहेगा, उसको आप एनालाइज करिएगा तुलनात्मक, तो बेहतर जाएगा। प्लस कुछ इकोनॉमिकली लिख रहे हैं, उसको थोड़ा अगर इकोनॉमिक लिखने के बाद लगे कि इसको सोसाइटी, पॉलिटी या रिलीजन से जोड़ते थे तो जोड़ सकते हैं, नंबर दोस्तों ज्यादा आएगा। जैसे 13 में मुक्त व्यापार की शुरुआत, उसका उद्देश्य ये भी है कि फ्री ट्रेड की शुरुआत करके अपने डिमांड्स को बढ़ाया जा सके, उस आइडियोलॉजी को बढ़ाया जा सके। तो ऐसी कई सारी बातें इंटरलिंक्ड है। और एक बात पॉपुलर लिख सकते हैं कि अंग्रेजों का जो नीतियां हैं मॉडर्न इंडिया में, उसमें इकोनॉमी ही टारगेट में था, पॉलिटिक्स और सोसाइटी सब उसमें बाद में दोस्तों रहता है। तो हमेशा आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट में कई टॉपिक हो सकते हैं, पर मैंने ओवर रेटेड में 1857 की बात की, और भी रहेगा अभी जो बी में आऊंगा, लेकिन ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा। फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा मॉडर्न करिएगा। इसके अलावा जो टॉपिक्स है, इसके अलावा टॉपिक्स जो रहेंगे वो सब कुछ देखना है। मॉडर्न में चूंकि आपको जीएस में भी काम करता है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो मैं मॉडर्न में अभी बात करना ही चाहूंगा। यहाँ पर राजनीतिक इतिहास में दोस्तों लिख रखा है।
ये कैटेगरी ए में भी डाल सकते हैं। थोड़ा स्कोरिंग कम रहता है इसलिए हम इसको आप डाले हैं, जिसमें कि आप बंगाल विजय का बात कर लेंगे इसको 3 परिप्रेक्ष्य में, प्लासी, बक्सर और द्वैध शासन। कई बार ये भी सवाल आएगा कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल पर प्रभाव बनाया, तो मैं इसमें कहूंगा कि उस एक कहानी के रूप में इस टॉपिक को पढ़िए। एक और टॉपिक रहेगा रियासतों के प्रति नीति। ली वार्नर ने एक बुक लिखा है देसी रियासतों के प्रति नीति, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें वो 3 पार्ट में पॉपुलरली बताते हैं। 1757 से 1813 जो है रिंग फेंस या सुरक्षित घेरा का नीति है, जिसके दौर में पॉपुलर पॉलिसी सहायक संधि है, जो शुरुआत तो पहले से था पर पॉपुलर उसको बनाया वेलेस्ली ने। दूसरा दौर है 13 से 57 जिसको अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कहते हैं, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, जिसमें कि सबसे पॉपुलर पॉलिसी है आपका हड़प नीति, जो भी पहले से था पर उसको पॉपुलर बनाते हैं डलहौजी। 1757 के बाद से आता है अधीनस्थ संघ की नीति, तो अधीनस्थ बनाया जाएगा पर एक संघ के रूप में। उसी के बाद 1935 के बाद अलग से अपने से ऐड कर दिया है चौथा चरण, 35 के जो एक्ट के बाद की समान संघ की नीति। तो ये 3 चरणों में पॉलिसीज को देख सकते हैं, तो लिखना कोई जरूरी नहीं, बस ली वार्नर ने द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स बताया है, 1757 टू 1813, 13 टू 57, 58 टू 95, 1935 और 35 टू 47। 35 टू 47 ली वार्नर का नहीं है, पर वो अधीनस्थ संघ की जगह पे समान संघ की नीति दोस्तों जाना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 1935 एक्ट। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, बंगाल विजय के बारे में प्लासी, बक्सर और द्वैध शासन, प्लासी, बक्सर और दोहरा शासन आप ध्यान देंगे। प्लासी का, बक्सर का कई तरीका है दोस्तों लिखने का, पॉपुलर आता है उसका कारण और परिणाम। मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई कारण या परिणाम सवाल हो तो जीवन का 4 क्षेत्र में जाइए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। यहां पर आपको 2 मेनली मिलेगा, राजनीतिक, आर्थिक। परिणाम में मेनली 2 मिलेगा, राजनीतिक, आर्थिक। और नॉर्मली दोस्तों देखिएगा परिणाम लगभग वही होता है जो कारण में होता है, क्योंकि कारण कुछ चाहता है, अगर वो चीज हो जाए तो परिणाम होगा। और ऐसे भी कहावत है कि जैसा जड़ बोइएगा वैसा फल पाइएगा। अगर हम लोग ठीक से काम करेंगे तो बाद में चीज मिले। हाँ, कोरोना में तो ठीक की बातें छोड़ दीजिए, जितना ही मिल जाए उससे आप ही को करना है। इसमें बहुत एक्सपेक्ट करना बचपना ही। कोई किसी को कहिएगा कि आप जून महीना में वो बाहर निकल जाएगा, उसको भी अपना स्वास्थ्य का खूब ख्याल है, कोई बाहर नहीं निकलेगा। और उसे कहिएगा तो उल्टे आपको जो भी आपको बुरा भला वो भी बोल सकता है, जो भी कोई रैम्बो नहीं है इस फेज में, कोई की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आदमी सब प्रयास कर सकता है जहां तक हो सके। और अभी भी कहते हैं कि ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है, ऑनलाइन बस एक तो आइडिया दिया जा सकता है। और टीचर सभी खूब डरता है इसमें बुरी तरह से, चोरकटाई का और वो सब का, किसी का रिकॉर्डिंग का, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो वो कोई बहुत ज्यादा सब कुछ नहीं दे पाता है, एक लिमिट तक कोई जा सकता है, साफ साफ बात है। हाँ, किसी को नाम चमकाना है तो उसके लिए बहुत ऑप्शन है, एनी टाइम रहता है, उसको व्यूज सब्सक्राइब में आएगा, कुछ यूट्यूब से का जो भी पैसा मिलता हो, जो नहीं मिलता हो। आइए, तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि आप कारण परिणाम में इस बात को ध्यान देंगे कि आप सब कुछ पक्ष को रखिए, थोड़ा सा मैप का प्रयोग करिए और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर रखिए। याद रखिएगा, इंडिया में मॉडर्न इंडिया जब भी लिख रहे हो तो इतिहास में तो काम करना ही है कि हर टॉपिक में देखिए कि राजनीतिक बात है तो क्या इसका समाज से, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक तो ये देखिए। दूसरा, मॉडर्न में ये भी और देखिए कि ये जो बात है क्या ये कुछ ब्रिटेन के इंटरनल पॉलिसीज या यूरोप के प्रभाव से भी कुछ हो रहा है क्या, तो ये भी ध्यान दीजिए। तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस दोस्तों करेंगे। जैसे मैंने बताया भी था नॉर्मल क्लासेस में आप लोग को कि एक हमारे जूनियर थे, मित्रवत भी थे, सेकंड रैंक लाए थे यूपी में, तो उन्होंने उनको 329 मार्क्स आउट ऑफ 400, तो वो यूपी पीसीएस में हिस्ट्री ऑप्शनल में। अब उन्होंने क्या किया कि 1930 के सीडीएम के समय में उन्होंने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन से दोस्तों तुलना कर दी। तो ऐसे बड़ा काम करता है लिखते समय में कैसे आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर बंगाल विजय में प्लासी, बक्सर और द्वैध शासन आपके पास नोट्स बड़े अच्छे बताया गया है, उसको आपने किया भी है। और दूसरा, रियासतों के प्रतिनिधि में सहायक संधि और हड़प नीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा, ये 2 करिएगा तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हालांकि मैंने कैटेगरी बी में रखा है, उतना स्कोरिंग नहीं है। उसके आगे दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आ चुका है पिछली बार, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल टॉपिक है। कारण जानते कुछ इंटरनल भी है कुछ बाह्य भी है।
इसका भूमिका भी आप आराम से बना सकते हैं कि कभी एंशिएंट टाइम में बौद्ध जैन मेडिवल में भक्ति सूफी, वैसे मॉडर्न टाइम में ये सुधार आंदोलन हुए हैं। यूरोप में भी देखिए तो वहां पर भी 15वीं सेंचुरी में रिफॉर्मेशन की बात चली, जो धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर इस टॉपिक में थोड़ा सा कारण पढ़ लीजिएगा, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लीजिएगा, और एक जो सामान्य प्रवृत्ति मैंने लिखवाया विशेषताएं कि मध्य वर्ग ही प्रभावित है, निम्न लोअर क्लासेस प्रभावित नहीं है, शहरी क्षेत्र प्रभावित ज्यादा है, ग्रामीण नहीं है, एक द्वंद है, कितना पाश्चात्य से ले, कितना परंपरा से ले, कितना अतीत की ओर जाए, ये सब द्वंद है। इन सब बातों चर्चा करिएगा, प्लस इसको राष्ट्रवाद से जोड़िएगा दोस्तों। सुधार आंदोलनों में चाहे वो राम मोहन राय हो या विशेषकर दयानंद सरस्वती, उनके विचारों से नेशनल मूवमेंट को सोशल बेस तैयार होता है। अगर समाज में समानता की बात की जाएगी तो उसके चलते समाज में समरसता होगा, और समरसता से एकजुटता आएगा, और वो आगे चल के भारतीय राष्ट्रवाद का सोशल बेस दोस्तों तैयार करेगा। तो ये आप पाएंगे, और यही नहीं, कई सारे रिफॉर्मर जो थे वो सोशल या रिलीजन से नहीं जुड़े हुए थे, पर उनके पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में भी जुड़ाव था। उदाहरण के लिए अब दादा भाई नौरोजी को ही देखें, उन्होंने पारसी धर्म में सुधार में के लिए रहनुमाई मजदयान सभा बनाई, पर साथ साथ वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में अर्ली कांग्रेस के पॉपुलर लीडर भी थे, मतलब पॉलिटिशियन भी हैं। वो कुछ पत्रकारिता से जुड़े, जैसे राम मोहन राय भी जुड़े हुए थे। उन्होंने ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया, मतलब इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो एक ही साथ जीवन के विविध पहलुओं से सबका जुड़ाव है। कई सोशल रिफॉर्मर्स दोस्तों पत्रकार भी हैं। ऐसी बातों को आप सबसे जोड़ के देखेंगे तो बेहतर लिखेगा। और ऐसे भी जानते हैं, मौलिक लिखिए, रट के नहीं, कुछ बस पॉइंट्स बनाए रखिए और आराम से आप लिख सकते हैं, बहुत आराम से। तो सुधार आंदोलन में कारण प्रवृत्ति, उसी में जो जनजाति किसान शिक्षा प्रेस है वो भी ऑप्शनल का पार्ट है, और वो तो आप ऑलरेडी जीएस में पढ़ते ही हैं। लास्ट है जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका और सहयोग का क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, मतलब लिमिटेशंस क्या और महत्व क्या है। और उसी में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, कांग्रेस में वामपंथ और सांप्रदायिकता, भारत विभाजन और एक्ट्स के प्रति कांग्रेस की प्रतिक्रिया, इन सबको मैंने अलग से भी लिख के दिया है, गेसवर का फेसबुक भी डाला हुआ देखिएगा। और इन सबको कैटेगरी बी में देख सकते हैं, क्योंकि वो जीएस का भी दोस्तों पार्ट है। सी मैंने मॉडर्न में नहीं बनाया है, बी ही बनाया है, क्योंकि ए और बी प्लीज करके जाइएगा, क्योंकि जीएस में दोस्तों काम आएगा। अब आ जाते हैं वर्ल्ड में 3 कैटेगरी बांटे हैं। कैटेगरी ए में मैंने 4 टॉपिक को डाला है, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति और गृहयुद्ध। ये दोनों एक ही से जुड़ा हुआ, कहीं तो ये 3 ही टॉपिक है। क्रांति समझिए तो गृहयुद्ध उसी का एक्सटेंशन है कुछ मामलों में। तो ये 3 का बेस मैंने ये बनाया है कि अपना मानना है कि वास्तव में वर्ल्ड को आपको जोन वाइज पढ़ना चाहिए। जैसे एक बना लीजिए कि रेनेसा रिलेटेड टॉपिक, रेनेसा 15वीं-16वीं सेंचुरी, उसका बैकग्राउंड जाइए तो सामंतवाद का पतन और पूंजीवाद का उदय, और फिर पुनर्जागरण का टॉपिक, और फिर उसका प्रभाव देखिए, धर्म सुधार, वाणिज्यवाद वगैरह। तो एक तो वो जोन हो गया। दूसरा जोन आप बना सकते हैं 18वीं सेंचुरी के बारे में, जिसमें कि आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, अमेरिकन रिवोल्यूशन है, और आपका फ्रांस की क्रांति है। तीसरा आपका बन सकता है 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के बारे में, जिसमें आप इटली जर्मनी को स्टार्ट करिए और उसको वर्ल्ड वार II तक आगे ले जाइए। तो इस 3 जोन में आप देख सकते हैं, लेकिन अभी उतना समय नहीं है भाई, अभी आपसे टारगेटेड भाई रहिए। तो उसमें हमको जो मोस्ट रिलेटेड लगा उसमें 3 टॉपिक लगा। पुनर्जागरण मैंने बहुत विस्तार से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, औद्योगिक क्रांति वो आप देख लेंगे मित्रों, और तीसरा रहेगा अमेरिकी क्रांति और गृहयुद्ध के बारे में। इन तीनों को सभी बच्चों को करवाया गया है, और इसको जरूर अच्छे से करेंगे। पुनर्जागरण में इसका जो मीनिंग्स है वो जरूर ध्यान से पढ़िए, इसका कारण क्या है, जनरल भी कारण, और इटली में क्यों हुआ, और इसकी विशेषताएं, मानवतावाद का संदर्भ और जो ओवरऑल विशेषताएं हैं, और इसका जो इंपॉर्टेंस है, जो इसका इंपैक्ट है, वो भी इंपॉर्टेंस के रूप में है। ये 4 बातों पे। वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ब्रिटेन में क्यों प्रारंभ हुआ, और जगह क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया, इसका बनने में जो 60-70 सेंचुरी से जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आफ्टर रेनेसा चला तो उसका क्या रोल रहा, उसके बाद से और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोनॉमी पे, पॉलिटी पर और आपका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट है, यही 3 पक्ष में इसको पढ़ने की जरूरत है। अमेरिकी क्रांति में भी उसका कारण परिणाम से महत्व भी जुड़ा हुआ है दोस्तों।
और फिर आगे 1861 टू 65 आपका गृहयुद्ध का मामला, कारण परिणाम। मैं इन तीनों में आपको सलाह देना चाहूंगा, से आपको अमेरिका ही पढ़ना है तो अमेरिका को एज अ होल पढ़िए। एक दिन मैंने डाला भी, अगर यूट्यूब आप खोलिएगा तो मेरा एक दिन अमेरिका पर क्लास भी देखिएगा, उसको 15 मिनट में पूरा लेक्चर है। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको कुछ मदद मिले, ऐसे भी आप लोग अच्छे होंगे, फिर भी देखिएगा, मैंने भी प्रयास किया है और उससे अच्छा लगेगा शायद। अमेरिका को जब समझना हो तो आप पहले अमेरिका के भूगोल को समझिए, फिर आप देखिए कि अमेरिका का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में आप पाएंगे कि अमेरिका 1492 में कैसे स्पेनिश यात्री कोलंबस द्वारा खोजा जाता है। उसके 1492 से 1606 के बीच में जैसे विश्व के अन्य भागों द्वारा यहाँ पर भी स्पेन पुर्तगाल का दोस्तों प्रभाव रहता है, खासकर स्पेनिश का। उसके बाद से 1606 में वर्जीनिया कंपनी बनती है, जो कैसे यहाँ के लिए, इंडिया के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना, वहां के लिए वर्जीनिया कंपनी दोस्तों बनता है। फिर आगे 1670s में वहां पे रॉयल अफ्रीकन कंपनी जो है वो अफ्रीका से दास को उठा करके अमेरिका में लाके बसाती है। होता यह है कि नॉर्थ का जो अमेरिका का पार्ट है वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे व्हाइट मुल्क लोग ज्यादा बसते हैं, और साउथ में बगानी अर्थव्यवस्था चलती है और उसमें अफ्रीकन स्लेव्स का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अब ये जो नॉर्थ और साउथ का सेटलमेंट का अंतर है, ये यही बड़ा कारण बनता है आगे गृहयुद्ध को लेकर के। जब बात चलती है कि उत्तर डेवलप्ड है, दक्षिण पिछड़ा हुआ है, जब बात चलती है कि उत्तर में दास नहीं चाहिए, वहां पे मजदूर चाहिए, दासों की समाप्ति होनी चाहिए, तो वास्तव में जो गृहयुद्ध का बैकग्राउंड 1861 से 65 तक बनता है, वो चीज बहुत पहले बन चुका रहता है दोस्तों। फिलहाल जब अमेरिकी क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें कारणों को ही फॉर्मूला, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब बांट दीजिए। यहां पर आप आर्थिक को पहले लिखिए। देखिए, जो टॉपिक जिससे ज्यादा जुड़ा उसको पहले आपको लिखना चाहिए। मान ली ब्रिटेन में संसद का विकास है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पहले लिखना चाहिए, तब अदर बात को लिखिए। तो यहां पर इस बात को आप ध्यान देंगे कि अमेरिकी क्रांति में पहले आप इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखिए, जिसमें आप तीनों एक्ट्स के बारे में लिखते हैं, नेविगेशन एक्ट, ट्रेड एक्ट वगैरह जो आप लिखते हैं। उसी के बाद से आप पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट बताइए उसके बाद से कि इसका सोशल फैक्टर्स क्या है, फिर बताइए कि इसका पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है। देन उसके बाद से जो रिलीजियस फैक्टर है, जैसे ब्रिटेन में लोग जो थे एंग्लिकन थे, एंग्लिकन स्टेट चर्च का रूप था, जहां चर्च के सिस्टम में राज्य हस्तक्षेप दोस्तों कर रहा होता है। अब वहीं आप पाते हैं यूएस के केस में, जो ब्रिटेन के लोग भी जाके यूएस में बस गए थे, तो वो प्यूरिटन्स कहलाते हैं, क्योंकि वो स्टेट और रिलीजन को अलग अलग बात करते हैं। तो ये भी जो सोच का अंतर है वो अलग करने पे बात करेगा। चूंकि जो अमेरिका क्रांति के लिए जो लोग हैं उनमें भी बहुत बड़ी संख्या उन लोग की है जो पहले कहीं ब्रिटेन के वासी थे या ब्रिटिश मूल के थे और वही अमेरिका में के बस गए हैं, लेकिन उनकी सोच का अंतर है। चूंकि अमेरिका को ब्रिटेन एक कॉलोनी या एक उपनिवेश के रूप में यूज कर रहा है और बोलते भी है कि ये औपनिवेशिक हितों की टकराहट है। इट वॉज अ क्लास ऑफ कॉलोनियल इंटरेस्ट, ठीक है। और यही जो इंटरेस्ट की टकराहट है कई और देशों में दिखाई पड़ेगी, और विभिन्न देशों का प्रेरणा स्रोत कौन बनता है? अमेरिकी क्रांति। जो मैं नॉर्मली भूमिका में लिखवाता भी हूं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नाम एक क्रांति कह दिया गया ड्यू टू इसका आमूलचूल परिवर्तनों वाली बात। ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंस की घटना नहीं रही, बल्कि ये एक क्रांतिकारी घटना रही, इससे बहुत सारे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दोस्तों पड़ते हैं। इस रूप में अमेरिकी क्रांति को देखिए और फिर थोड़ा सा इसको प्रबोधन युग से जोड़िए। प्रबोधन युग दोस्तों 18वीं सेंचुरी में चला है। अब प्रबोधन युग के जैसे दार्शनिक, जैसे फ्रांस में आप देखते हैं रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर है, ब्रिटेन में आपको एडम स्मिथ और लॉक है। यहां पर भी आप गौर कीजिए, अमेरिकी क्रांति का जैसे जेफरसन अगर बात करते हैं क्रांति की बात, तो वैसे ही एडमंड बर्क जैसे लोग बात करते हैं। कई ब्रिटिश मूल के विद्वान भी बोलते हैं कि अमेरिका का आजादी होना चाहिए या अमेरिका का शोषण हो रहा है। वो इसलिए चूंकि 18वीं सेंचुरी प्रबोधन युग का दौर था। तो एक लाइन बड़ी अच्छी निकल सकती है कि 18वीं सेंचुरी के प्रबोधन युग का असर न सिर्फ फ्रांस की क्रांति पर 1789 में पड़ा, बल्कि उसका असर 1776 के अमेरिकी क्रांति पड़ता है। और इसकी सूचना इस बात से मिलती है कि न सिर्फ अमेरिकी विद्वान बल्कि ब्रिटेन के भी कई बौद्धिक विचारक अमेरिकी क्रांति का समर्थन कर रहे होते हैं। तो ये लाइनें आपको थोड़ी अलग हो जाएंगी और वो आपको एनालिसिस में दोस्तों मदद करेगा, समझे रहेंगे तो। फिलहाल उसके बाद से गृहयुद्ध के बारे में है। हम सब जानते हैं कि 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, 1789 में उसका संविधान बना,
13 साल इसलिए लग गए चूंकि उत्तर दक्षिण का विवाद था, कई सारे इश्यूज पे डिस्कशंस थे। संविधान बनने में तो सबको समझा लिया गया भले, लेकिन उसके करीब आपका 61 और 19 80 ईयर्स के बाद जबरदस्त 70 ईयर्स प्लस के बाद 70 वर्षों के बाद गतिरोध चलता है। जब 1860 में दोस्तों इलेक्शन होना था, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन से ही उस समय में आपको लिंकन खड़े हो रहे थे। रिपब्लिकन ने कहा था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम साउथ का जो स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर देंगे, और इसी बात पर टकराहट होती है कैरोलिना में, और वो ग्रीव के रूप में आगे बढ़ता है। क्योंकि नॉर्थ चाहता है कि स्लेवरी समाप्त हो, और साउथ का सब कुछ स्लेवरी बेस्ड था। नॉर्थ डेवलप्ड था, 90% वेस्ट नॉर्थ में थे, 10% ही साउथ में 200 थे। तो ये जो सोच का अंतर है, ये उत्तर दक्षिण में विवाद चलता है, और फिर गृहयुद्ध की स्थिति बनेगी। दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ही देश के दो भागों का अपने हितों की टकराहट थी। कहा जाता है कि अमेरिका तो आजाद 76 में हुआ था पर उतना विकास नहीं कर पाया। अमेरिका का विकास 65 के बाद दोस्तों होता है। 65 के बाद जब आपसी डिफरेंसेस खत्म होते हैं उसके बाद से अमेरिका मजबूत होता है, और 1914 और 1939 के वर्ल्ड वार 1 या 2 जो शुरू होते बाद में, उसमें देर से शामिल होता है। कभी जापान जर्मनी के द्वारा पनडुब्बी पकड़ाने के बाद, और कभी पर्ल हार्बर अटैक के बाद 2 में, और दोनों में वो जीत करके निकलता है और वर्ल्ड वार 2 के बाद एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता है। तो आप जब भी पढ़िए तो आगे और पीछे देख के चलिए तो ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे एनालिटिकल सेंस में। फिलहाल उतना समय नहीं है, आप इन तो टॉपिक को प्लीज तैयार कर ले डायरेक्टली, खूब अच्छे से मैप बना के कहीं प्रयोग करके कुछ तुलनात्मक लेखन से ताकि नंबर आए। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हड़प्पा, वैदिक, गुप्ता का ओवरऑल समीक्षा, खासकर स्वर्ण युग वाला सवाल। मिडिवल में पल्लव, चोल, अलाउद्दीन खलजी, एफएसटी और मराठा, ये 5 टॉपिक। मॉडर्न में आर्थिक इतिहास एज अ होल, नेशनल मूवमेंट में 1857, वर्ल्ड में पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और अमेरिका क्रांति और गृहयुद्ध। दोस्तों कैटेगरी ए में ये है, मुझे लगता है इसी से छठ आ जाए। इसको प्लीज आप उस दिन दोहराइएगा जिस दिन गैप रहेगा एक दिन का, उस दिन यही पढ़िएगा। मैं बार बार कह दूं, पहले का पढ़ा कुछ नहीं होता है, सब खेल इधर 14-15 दिन में होता है, और वही नहीं, सब खेल एग्जाम से 1-2 दिन पहले होता है, और सबसे बड़ा खेल होता है उस 3 घंटे के अंदर। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़ते भले ही कम हो, बड़ा शार्प शूटर होते, स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट चेहरे से नहीं काम करने में, वो सोचते हैं कि 3 घंटा में कैसे स्मार्टली वर्क करना है। कभी सोचिएगा कि क्या आपने अपना पूरा बेस्ट परफॉर्म किया है एग्जाम हॉल में? अधिकांश बार जवाब पाइएगा नहीं। जब पाइएगा हाँ, तब पास कर जाइएगा। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अनुभव रहा, मैं खुद अपने पुराने अनुभव से देख चुका हूं कि अगर जब जब भी थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किए तो रैंकर्स रहे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2nd रैंक का आना हो, या ओवरऑल में 10 साल के लिए एक विषय में यूनिवर्सिटी हाईएस्ट हो, या जेएनयू में 2nd रैंक हो, या कभी इंटरव्यू कॉल के लिए यूपीएससी में आना हो, या पीसीएस में कुछ परीक्षाओं में आना हो। मतलब कहना ये चाहता हूं कि उनमें कुछ न कुछ पेपर पूरे लगा कि अरे इतना में, और उसके लिए जानते हैं सब कुछ को शॉर्ट में बना रखिए, ज्यादा मत पढ़िए, फोकस्ड हो जाइए। जैसे अभी से 5-7 दिन थोड़ा कैटेगरी बी और सी देख लेना है। सी तो बस यार 2-1 घंटा खेल, बस साइकोलॉजिकल कि 6 ठो लिखना है, 5 गो आ रहा है, और 6ठा के लिए 1 ठो पॉइंट की जरूरत है, तो सी से काम आ सकता है यार। ए से ही आपका 3-4 सवाल तो डॉटेड है भाई। बी और सी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, पर बी और सी हल्का फुल्का देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा। ये कोई पढ़ाने का नहीं क्लास है, बस एक आपको वो साइकोलॉजिकल के लिए। मुझे लगता है कि इतना से आपको 6 के 6 बन जाएंगे, 7 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, लेकिन वर्स्ट में भी 3-4 पक्का आएगा, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन। अब मैं इधर आता हूं, बी और सी कैटेगरी में इधर आप समाप्त कर सकते हैं ताकि इधर से दिख जाए बच्चा लोग को। इससे मतलब कम है, यहां पर ये यहां से लाइन से मतलब है, ठीक है। अब बाबू आइए, क्या है बी और सी क्यों है, थोड़ा सा जैसे इसको खूब दोहराना है, एकदम का एकदम रट रहे एकदम का, हड़प्पा, वैदिक, गुप्ता, इसे बना लीजिए कि मिशन 14 1 2 3 एकदम एक जगह नोट्स फाइलिंग कर लिए। ये इतना तो बहुत दिमाग से निकाले हुए हैं ना, सब कुछ सोच सोच करके ये इतना कर लेना है। अब जैसे बना लिए हड़प्पा, वैदिक, गुप्ता, पल्लव, चोल, एके, एफएसटी, मराठा, आर्थिक इतिहास, 1857, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका गृहयुद्ध।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टॉपिक यही है। एक साथ एक सीरीज बना लिए, यही दम रख लिए, दम एक बंडल बना लिए, चुटका बना लिए, बार बार इसको दोहराना है। सोचना है कि प्रभु इसी से आ जाओ, नहीं तो सोचने कि हम 3 को 4 को इससे लिख के रहेंगे। फिर बीच में शुरू का 2 अच्छा लिख दिए, 3 को बीच में 2 कमजोर डाल सकते हैं। तो बीच में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 लिखने में आपको ये सब कथा की जरूरत पड़ेगी, या इसको थोड़ा सा तुलनात्मक बेहतर करने में जरूरत पड़ेगी, जिसका पढ़ाई अभी आप कर सकते हैं। अब भाई क्या क्या है दोस्तों, बी में और सी में आते हैं एंशिएंट का। सी में जो एंशिएंट का बहुत कम है बाबू, स्रोत है। स्रोत तो ऐसे भी हर टॉपिक पढ़वे करते हैं, स्रोत 2 तरह के हैं, बस इसमें कुछ स्टाइल शुरुआत का अलग कर देना है। जैसे कि आप स्रोत में बीपीएससी 2 दिन पूछा हुआ है, तो आप इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि लंबे समय तक भारतीय जो इतिहास में स्रोत है उसके प्रति एक गलत धारणा रहेगी, स्रोतों के अभाव रहा है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, महाभारत में इतिहास की परिभाषा दी गई है, कलहन की रास तरंगिणी है, ऐसे कुछ बातों से आप जोड़ सकते हैं। तो स्रोत में फिर आप बताते हैं पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो आप पीटी से पढ़ते आते हैं यार। हर चैप्टर में तो स्रोत है, ये है हर चैप्टर में क्या पढ़ना है। मौर्य है तो उसका स्रोत क्या है, फिर 4 पक्ष, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। गुप्ता है तो क्या पढ़ते हैं, स्रोत, फिर 4 पक्ष, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। यही तो हर बार है ये टॉपिक में। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि सारा टॉपिक को रिलेटेड है, जिसे मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि आप चाहिए तो मौर्य की राजनीति को जोड़ते हुए आगे तक बढ़ा सकते हैं। एक टेबल में कई बार बच्चों को बताया भी हूं कि आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं, एंशिएंट के टॉपिक, मिडिवल टॉपिक। वाले एंशिएंट में टॉपिक है वैदिक, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्ता, दिल्ली से। अब सबका राजनीति का, अब जैसे जो आप वैदिक काल का जो राजनीतिक देख रहे हैं, उसमें जो संरचना है वो काफी हद तक बौद्ध जैन से मिलेगा। बौद्ध जैन की राजनीतिक आपको मिलते रहेगा मौर्य से। वही बात तो डेवलप रहा, आज तक वो परंपराएं चल रहा है, पर रूप बदल रहे दोस्तों। अब यहाँ पर वैसे इकोनॉमी का भी चलेगा, तो वैसे ही आप पाइएगा कि इकोनॉमी बात वैसे इकोनॉमी का भी चलेगा, वैसे ही सोसाइटी, सब कुछ का वैसे दोस्तों तुलनात्मक रहता है। तो स्रोत आप ऐसे ही पढ़िएगा, बी और सी लगभग मिलता जुलता कैटेगरी है। बौद्ध जैन जस्ट देख के जाना है, चांसेस कम है बौद्ध जैन आने के, चूंकि आया है। बस बौद्ध जैन में समाज अर्थव्यवस्था ऑलरेडी, जब उत्तर वैदिक काल का समाज अर्थव्यवस्था पढ़िएगा तो ये ऑलरेडी तैयार ही रहेगा, उसी का परिवर्तन है। चाहे समाज में वर्ण व्यवस्था की जटिलता का बढ़ना हो या इकोनॉमिक चेंजेस हो, जो कि आप वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से मगध की सफलता थोड़ा सा दोस्तों तैयार कर लीजिएगा। मगध की सफलता आप सब पढ़े भी हो कि सुलेमान महाजनपद में कैसे सफल होता है, कुछ अच्छी लाइनों से कि मगध की सफलता एक भूगोल और व्यक्तित्व के संयोजित परिणाम के व्यक्ति है, कि परिवेश भी इसको मिला और उस परिवेश में वहां के शासकों ने उसका बेहतर यूटिलाइज करके मगध महाजनपद को सफल बनाया। कुछ है शुरुआत कर दिए, उसके सारा बात आप जानते हैं, भूगोल से कैसे उसके जो दोनों कैपिटल से प्रोटेक्टेड है, कैसे उसको फर्टाइल लैंड मिला हुआ है, कैसे उसको नॉर्थ ईस्ट से हाथी मिल रहा है, कैसे उसको बिहार का जो साउथ जो वर्तमान झारखंड है वहां से मिनरल्स मिल रहा है, कैसे उसके शासकों ने, बिंबिसार ने विवाह की पद्धति का रोल प्ले किया, फिर कैसे आगे चल करके शिशुनाग कैसे श्रेष्ठता से, या महापन्नन ने एक राट की उपाधि ली, जो चारों दिशाओं का शासक दोस्तों। तो ऐसे इसको आप जोड़ते इजीली इसको लिख सकते हैं। और यही नहीं, जो मगध क्षेत्र वहीं पर बौद्ध जैन का विस्तार पहलू है, जहां पे भी सामाजिक धार्मिक परिवर्तन ज्यादा होगी, प्रगतिशीलता ज्यादा होगी, वहां विकास दोस्तों ज्यादा होगा। तो ये सब कुछ बातों का आप चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल एक और टॉपिक है मौर्योत्तर, इसको जस्ट पढ़ के रख सकते हैं। मौर्योत्तर व्यापार, व्यापार में आप सब देखे होंगे, रोम के साथ व्यापार के बारे में बात है, व्यापार की वस्तु है, उस पर थोड़ा चर्चा किए रहेंगे। मतलब बुरा हालत में 2.5-3 पेज बीच में लिखने के लिए पॉइंट्स कुछ पढ़ा रहे हैं। वैसे मौर्यों की कला में गंधार कला, मथुरा कला, मूर्ति कला के निर्माण की शैलियां ही ऐसे ही पढ़ते हैं आप जीएस की पढ़ाई में। तो ये जो 3 टॉपिक है, चांसेस कम है, लेकिन हल्का सा पढ़े रहेंगे तो कभी बुरा हालत रहा तो आप देख सकते, कुछ नहीं, इधर के दौर में थोड़ा पॉइंट्स ऊपर लीजिए, वो काम रहेगा। तो ये सी कैटेगरी है, इसकी जरूरत कम पड़ेगी मेरी समझ से, लेकिन ये जो 4 टॉपिक है इसको हल्का सा देख के जाएंगे दोस्तों। मौर्यों में लगातार मौर्य पूछ रहा है, इस बार चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर पूछ सकता है थोड़ा स्रोत देख लेंगे, प्रशासन देख लेंगे, समाज अर्थव्यवस्था देख लेंगे, बौद्ध मन तो अशोक को देख लेंगे, अशोक पूछ चुका है, लेकिन ताकि एक बार एक आइडिया रहे
पॉइंट्स पर। देखिए इन सब पर ही मेन फोकस करिए, एक कैटेगरी में इसको खूब विस्तार से पढ़िए और इन सबको क्वेश्चन नंबर 4-5 बीच वाले में डालने में रखिए। अगर आप सबको खूब बहुत विस्तार से पढ़िएगा तो कोई बात स्पेशल बन ही नहीं पाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, कुछ को मैनेज करना पड़ेगा। वैसे हर्षवर्धन का मूल्यांकन, जिसमें कि कैसे भी सवाल पूछे कि हर्षवर्धन को महान तत्कालीन स्रोतों से बनाया गया, चाहे वो बाणभट्ट का हर्षचरित हो या आपका हुएनसांग का ब्यूरनो से हो। एक ओवरऑल हर्षवर्धन को तैयार रखिए, मौर्य को भी देख लीजिए, हर्षवर्धन थोड़ा देख लीजिए। फिर एक दो जनरल थोड़ा सा टॉपिक है, ये मैंने शायद यूट्यूब पे भी डाला भी, जहां मुझे अभी दिखाई पड़ रहा था, दोपहर में देख रहा था, तो प्राचीन भारत में विज्ञान तकनीक का विकास, मैंने सब कुछ का कैसे हड़प्पा में, वैदिक में, बौद्ध जन्म में रहा, बड़ा मैंने सिंपल वे से बताया है टेबल बना के। उसको आप टेबल बना के मत लिखिएगा, उसको लैंग्वेज में लिखिएगा, वो बस वो तरीका है याद करने का। और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में संस्कृति का प्रसार, ये आप जानते होंगे गुप्तों के समय में भी खूब हुआ और पहले से जारी है। तो ये जो 4 टॉपिक है इसको कैटेगरी बी में देख सकते हैं, पर मेरे अनुसार से एक कहीं 3 से काम चल जाएगा, ये दूसरा को पढ़ लेंगे और तीसरा को जस्ट अभी पढ़ के छोड़ देना है, इसको बाद इसमें तो देखना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आइए मेडिवल में, ए मैंने बोल दिया है, बी में मेडिवल में बी और सी दोनों बने बांटा है। बी में दोस्तों क्या है, पूर्व मध्यकाल का सामंतवाद और राजपूत उत्पत्ति। सामंतवाद आप सब पढ़ते हैं, एक व्यवस्था को दिया गया नाम है जिसमें क्षेत्रीय शक्तियों की बात होती है, राजनीति में विखंडन की बातें होती हैं, इकोनॉमी में सब कुछ कृषि आधारित होता है, समाज में जटिलता होती है, धर्म रूढ़िवादी होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप इसको हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से दिल्ली सल्तनत स्थापना तक देख सकते हैं। हालांकि सामंतवाद समाप्त नहीं होता है, वो जारी रहता है। कोई पूछे कि मध्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सामंती तत्वों का होना। इंडिया ही नहीं, यूरोप में भी, यूरोप में 5वीं से 15वीं शताब्दी चला, इंडिया में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक दोस्तों चला। ऑब्वियसली कारण क्या है, परिणाम क्या है, सब बात मैंने बताया है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो लैंड ग्रांट्स का मामला है, जो अब आर.ए. शर्मा साहब लिखते भी हैं जो किताब इंडियन फ्यूडलिज्म, उसमें भू अभिलेखों की बात करते हैं, भूमि अनुदान अभिलेखों की बात करते हैं, जिसको ट्रेस किया जाता है मरुत्तर काल के सातवाहन डायनेस्टी से। उसको आप पढ़े हुए, सबके पास नोट्स भी है, उसको आप देखेंगे और थोड़ा सा उसको यूरोप से तुलना भी कर लेंगे। यूरोप में आप पाएंगे कि वहां पर मेनर सिस्टम जैसा घेराबंदी दिखाई पड़ेगा, दास्ता की बात दिखाई पड़ेगी, पर यहाँ पर वैसा चीज दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे ही बहुत सपाट सा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। पूर्व मध्यकाल का 3 तरह का थ्योरी है, एक देशी, एक विदेशी और एक मिश्रित। फाइनली मिश्रित को ज्यादातर माना जाता है। तो ये 2 बड़ा छोटा सा टॉपिक इसको कर लेंगे, पर मुझे लगता है कि सामंतवाद को भी देख के जाना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में एमबीटी देख लीजिएगा और विजयनगर देख लीजिएगा। मतलब इन सब के बाद ये मेन कर रही है, ये बस एक सपोर्टिव में इधर के लिए जो 7 दिन बचा हुआ है। एमबीटी की आप सब जानते हैं, पीटी से पढ़ रहे हैं योजना और उसका मूल्यांकन, बस इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो बैलेंस दोस्तों होना चाहिए। विजयनगर के बारे में आप देखिएगा कि विजयनगर जो है उस पर शुरू में पूछा था, नहीं पूछ रहा है, पर उसका जो प्रशासन है और संस्कृति वाला पक्ष है, और एक कई बार कुछ लोग इंटरेस्टिंग पूछते भी है कि हिंदू राज माना है कि नहीं माना है। दोस्तों इसका विश्लेषण हिंदू राज के रूप में देखना देख करके राजनीतिक संदर्भ में देखना ही उचित रहेगा। तो ये 2 टॉपिक बी कैटेगरी में देख लेना है। और मुगल्स काल में जो सपोर्टिव के लिए शेरशाह को मैं कहूंगा फिर देख लीजिएगा, आजकल बीपीएससी को रिपीट की आदत है। औरंगजेब का धार्मिक नीति, मुगलों का पतन का कारण, औरंगजेब की भूमिका, और कला में वही स्थापत्य और चित्रकला। तो ये बी में 2-4-7-8 टॉपिक डाले हैं ताकि मेडिवल में पकड़ में रहे। अब कला में दोस्तों सब पीटी का भी अध्ययन से आप लिख सकते हैं बुरे हालत में। स्थापत्य में कैसे, बाबर के समय में क्या था, शुरुआत तो आप सबका फिक्स रहेगा कला में कि वास्तव में, हालांकि क्वेश्चन पूछ चुका है, आना नहीं चाहिए, पिछड़ा जो कॉम्पोजिट कल्चर भी दोस्तों क्वेश्चन बनाया था, इसलिए चांसेस कम है, बट फिर भी थोड़ा सा कला देख लीजिएगा तो आप पाएंगे कि भारत में मध्यकाल में समन्वित संस्कृति का विकास चला और इसकी अभिव्यक्ति स्थापत्य, चित्रकला जैसे कला के पक्षों में दिखाई पड़ती है। पहले जो यहाँ पे कमल के फूल और स्तंभ बनते थे, उसी में मेहराब और गुंबद का जुड़ाव हुआ, जिसका कुछ विकास तो दिल्ली से दिखाई पड़ा, और मुगल काल में उसका और व्यापक विकास दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। बाबर में देख सकते हैं, अकबर में देख सकते हैं, अकबर में कैसे चीजें स्थापित रूप ग्रहण करती है।
जहांगीर में कैसे चित्रकला बहुत व्यापक होता है, शाहजहां में कैसे स्थापत्य कला व्यापक होता है, तो उसकी चर्चा है। तो ये चांसेस कम है, लेकिन बस हल्का सा देखिएगा। मेरे नजर में पतन ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें कोई हिटेड टॉपिक हो तो मेरा मुगल में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं पतन का कारण और औरंगजेब की भूमिका। पतन में जो डिस्कशन है उसको याद रखिएगा। सतीश चंद्रा साहब जो जागीरदारी क्राइसिस की बात करते हैं, इरफान हबीब का भी उससे कुछ जुड़ा हुआ मामला, और खासकर जो एग्रेरियन क्राइसिस की बात करते हैं, क्योंकि मुगल्स के डिक्लाइन में एग्रेरियन क्राइसिस और जागीरदारी क्राइसिस का बड़ा रोल है। जागीरदारी सागर में आप सब जानते हैं कि बाद के फेज में कैसे जागीरदारी जो व्यवस्था उसमें समस्याएं आई, चाहे सबको जागीरदार नहीं मिल रहा हो या जमा और हासिल का अंतर हो। जो एस्टिमेटेड देखा जाता था वो हासिल में मिलता नहीं था। एस्टिमेटेड जो है कि अनुमानित है वो जमा है, और हासिल जितना एक्चुअली प्राप्त होता था, तो इन दोनों में अंतर था दोस्तों। और इसके चलते गतिरोध भी हुआ, और यहाँ तक कि ये भी एक बड़ा कारण था कृषि संकट को लेकर के, जिस चलते कृषकों पे दबाव जो बढ़ाया गया और कृषकों के विद्रोह की संख्या दोस्तों बढ़ती है। फिलहाल वो सब आपको डिटेल में आप अपने से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पतन के कारणों में जागीरदारी संकट का क्या रोल रहा, कृषि संकट का क्या रोल रहा, कुछ अन्य आर्थिक कारण क्या रहे, औरंगजेब की भूमिका क्या रही, ये सब बातें। औरंगजेब की धार्मिक नीति आप खूब कई बार पढ़ चुके होंगे, बहुत सिंपल है। अपने सत्ता संघर्ष में क्या रहा, बाद में क्या बना, राजनीति क्या बदलाव है, और उसका पतन में क्या भूमिका रही। शेरशाह में प्रशासन अकबर का अग्रगामी है, ये सब बातें आपके पास नोट्स है, आप सब पढ़े भी होंगे, उसको दोहराते रहा जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने कहा मिडिवल कैटेगरी बी था। कैटेगरी सी में मैं बस हल्का सा देखने के लिए चांसेस कम है। आप दिल्ली से में भक्ति सूफी, आप मेनली भक्ति देख सकते हैं। मुगल काल में अकबर का राजपूत धार्मिक हालांकि आ चुका, चांसेस नहीं है। प्रशासन में थोड़ा मनसबदारी और जागीरदारी, और एक मुगल यूरोपीय कंपनी संबंध को दे सकते हैं कि हर शासक में क्या क्या रहा। जो आप पीटी में पढ़े थे यूरोपीय कंपनियां वाला, उसे आपको याद रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेडिवल के सी कैटेगरी में भक्ति आंदोलन को देख सकते हैं, चांसेस लेकिन नहीं है, क्योंकि पिछली बार कंपोजिट कल्चर आ चुका है। उसके बाद से अकबर का आ चुका है, तो आना नहीं चाहिए, बस कहीं रिपीट हो गया, इसलिए देख लीजिएगा 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में डालने के लिए। देखे हुए कहानी कैसे यार 63वीं को 64वीं में रिपीट कर दिया था। ये धोखा ना हो यार, आपका पढ़ा हुआ दोस्तों अगर आप एक बार देखे भी रहते हैं तो होता क्या है ना कि एग्जाम का एक माइंडसेट होता है। अगर आपको शुरू का 2-3 क्वेश्चन आया हुआ लिखा गया और 2 को देखा हुआ, तब 4 या 5 नंबर को मैनेज कर ले आते हैं, इसलिए ओवरऑल फायदा हो जाता है। तो आपको मतलब बी और सी को बाद में नहीं पढ़िएगा, तो वो इधर देख दोहरा सकते हैं। और ये तो कई लोगों ने पढ़ ही लिया है, सबने पढ़ लिया है, जो भी जितना समझदार बच्चे होंगे। तो मैं रिपीट कर दूं, दिल्ली सल्तनत में भक्ति आंदोलन, यहां तक दिख रहा है बाबू ना, देखिए तो यहां तक दिख रहा है। दिल्ली में भक्ति आंदोलन, मुगल काल में अकबर का राजपूत धार्मिक, प्रशासन में मनसबदारी जागीरदारी, और मुगल यूरोपीय। इसको जस्ट रीड करना है, इसको जस्ट रीड करना है, इधरे करके छोड़ देना है बस, ताकि बुरी हालत में काम कर सके। दोहराने की भी जरूरत भी नहीं है, लगे कि कहीं पढ़ा हुआ है। एग्जाम के प्रेशर में सब कुछ याद आता है। आइए मॉडर्न का भी वैसे बी और सी का, सी है ये नहीं है, और बी का मैंने चर्चा कर दिया, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। बी में राजनीतिक इतिहास को मैंने पूरा कवर किया, बंगाल विजय, चाहे प्लासी, बक्सर और द्वैत शासन, रियासतों के प्रतिनिधि जो ली वार्नर वाला जो मामला है, उसमें खासकर सहायक संधि, हड़प नीति, हो सकता है बेलेजली को जोड़ के पूछ दे, हो सकता है हरम जोड़ के पूछ दे, डलहौजी को। और ऐसे भी 3 मेजर हैं शुरुआती दौर में जो सिंगल क्लाइव को जोड़ते हुए कोई रणनीति पे सवाल बना दे, पूरा बंगाल को देखना पड़ेगा। बेलेजली को लेकर सहायक संधि, जैसे अगर ब्रिटिश विस्तार की बात करनी हो तो आप ऐसे ग्राफ से भी दिखा सकते हैं कि एक प्रकार के उद्भव के दौर में आपको यहाँ पे क्लाइव है, विकास के दौर में आपको वेलेजली है जो सहायक विकास करते हैं, और एक प्रकार से चरमोत्कर्ष आप देख सकते हैं जो कि आपको डलहौजी में दोस्तों दिखाई पड़ता है। तो कुछ ऐसा उद्भव चरण, विकास चरण, चरमोत्कर्ष, जो मैं ऐसे क्लास में दोस्तों बताता भी रहता हूं, और अपने से भी सोचिए, उसका प्रयोग करिए। अभी जो हम कुछ टॉपिक में जो क्लासेस में डालेंगे, आप उसके लिए प्लीज वेट मत करिएगा, उसमें हम हिट टॉपिक का सिर्फ यही लेक्चर देंगे, नोट्स नहीं भाई, नोट्स आपको दिया ही हुआ है कि इसमें कौन कौन सा आप टेबल बना सकते हैं, कौन कौन सा आप मैप बना सकते हैं, किस लाइन के बाद कौन सा मैप बना सकते हैं, किस पैरा के बाद, तो इसी पर हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे।
और उसको आप 200 मिनट बढ़ा बढ़ा देखिए तो काम चल जाएगा। उसको पढ़ना नहीं है, पढ़ाई सब कुछ हो चुका है। मेन चीज बस इस पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप मार्क्स गेन कर सकेंगे, 200 प्लस नंबर आए। अगर 200 प्लस नंबर आ रहा है तो जो भी अच्छा जाए, तो वही कला इसी पे अब मेन मारामारी से कौन इसको बेहतर लिखता है। तो मेरा जो लेक्चर रिकॉर्डेड डाला रहेगा वो इन्हीं टॉपिक पे रहेगा, इसके कुछ टॉपिक पर जिस पर कि कैसे उत्तर को बेहतर लिख सके। मैं आपको टेबल बना करके मैं बना के डाला रहूंगा ताकि उसको आप देखिएगा। आप कभी भी पढ़ाई में 10 मिनट अपना ऐप खोले और देख लीजिए, ज्यादा मत समय खर्च करिएगा। आइए, और पढ़ाई ना तो गैप के बीच में सीनियर से गाइड लेते थे, आपको तो शुरू से गाइडेंस मिला हुआ है। आइए, इतना अच्छा काम करे, आपको भटकाव से बच जाएगा लास्ट डे कि नहीं भाई बहुत दिमाग से क्या यही पढ़ेंगे, बी और सी को अभी पढ़ के छोड़ देंगे, लास्ट दिन में ही पढ़ेंगे। अब आइए दोस्तों, सामाजिक धार्मिक में कारण ब्रह्म समाज प्रवृत्ति, ये भारतीय राष्ट्र में गांधी असहयोग कारण और उसका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, सीडीएम और क्विट इंडिया, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, कांग्रेस में वामपंथ, सांप्रदायिकता, भारत विभाजन और एक्ट पे कांग्रेस की प्रक्रिया। अब थोड़ा इसको दोस्तों दोहराते हैं। एक्ट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप कई बार मित्रों पढ़े हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आपको, अब थोड़ा मैं कहीं मिटाऊंगा भी भाई, कहीं मिटाऊंगा भी ताकि बार बार छह नहीं ना बजा है जी। चलिए, हाँ इंटरव्यू का टाइम भी है, 6:45 बता दीजिएगा इसमें कितना, 6 मिनट 3 मिनट बचा हुआ है। वो नहीं, हमको बाइंड अप करेंगे तो हाँ मॉक शुरू होना है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि आप सबसे पहले कि इसमें जैसे एक्ट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया है, आप देखिए 1909, 1919 और आपका 1935, ठीक है। एक्ट को पढ़ने के सबसे बेस्ट तरीका 3 प याद रखिए, प कौन सा परिवेश है। अब 1909 का परिवेश कहिए या बैकग्राउंड दोनों जो सकते हैं, तो 1905 के स्वदेशी के बाद की परिस्थितियां हैं कि कैसे अंग्रेज चाल चलेंगे हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए, और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात भी दोस्तों कर सकते हैं। फिर दूसरा प होता है प्रावधान, मतलब इसमें क्या क्या प्रावधान बनाए गए, और तीसरा प है इसका परिणाम पड़ा। इसके परिणामों को आप आगे से जोड़ सकते हैं, सांप्रदायिकता के विकास में बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे 1919 में आप पाएंगे क्या है परिवेश, तो 16-17 के दौर में कैसे आप बात करते हैं 1916-17 में किस प्रकार से होम रूल मूवमेंट की बात चलती है, और उसी के पक्ष में 17 में पहले चेम्स्फोर्ड की घोषणा की जाएगी कि हम रिस्पांसिबल गवर्नमेंट देने वाले हैं, और फिर आपको 1919 के एक्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि रिस्पांसिबल गवर्नमेंट देने पर ऐसा मिलता नहीं है, प्रांतों में द्वैत शासन की जो बात की जाती है। तो यहाँ पर परिवेश क्या है या बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, 1916-17 का होम रूल आंदोलन। फिर प्रावधान, जो भी बच्चा सब है उसको बैठाइएगा, जो लोग गेस्ट उनको बैठा दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे परिवेश जो है, बैकग्राउंड देख लेंगे, पीछे घटनाएं, फिर क्या क्या प्रावधान है जो आप पीटी में भी एक्ट पढ़े हैं, पॉलिटी में पढ़े हैं, और प्रभाव जो आगे असहयोग तक जो बनता है। 1935 में भी वैसे ही सीडीएम बैकग्राउंड बनाएगा, 35 का प्रावधान। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे में नोट्स में डाला, को बड़ी मदद मिली दोस्तों पढ़ने, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। इसके पहले सांप्रदायिकता और भारत विभाजन, तो उसमें भी आप देखें कोई फेज वाइज पूछता है, लेकिन लिखते समय में आपको फेज की घटनाएं तो लिखनी ही है, पर आपको उसको लिखने के अलावा उसके जो बैकग्राउंड के कारण है उसको ही बताना है दोस्तों। जैसे कई बार दे देगा कि 1909 से 35 के दौर में बातें हुई जो सांप्रदायिकता की बात किया, या 1940 दशक में कोई घटना हुई बात किया, तो इसको आपको बैकग्राउंड दोनों में दोस्तों लिखना पड़ेगा। इसीलिए सांप्रदायिकता को ओवरऑल तैयार करिए। सबसे पहले आप समझ परिभाषा जानते हैं कि एक प्रकार की, वास्तव में एक प्रकार की राजनीति है जो धर्म के आधार पर चलाई जाती है, और यह सिर्फ धर्म के ही नहीं चलता है दोस्तों, ये विद्वेष की बात भाषा समूह किसी आधार पर चलता है, पर पॉपुलर फॉर्म इसका धर्म का है। पॉपुलर अर्थों में एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा दूसरे प्रति विद्वेष की भाव रखना सांप्रदायिकता है। और इसी को बिपिन चंद्र बहुत अच्छा से क्लासिफाई करते हैं कि इंडिया में 1857 से 1905 के बीच में ये बात फैला कि 2 धर्म के मानने वाले लोग के हित एक जैसे हैं। दूसरा में चला
5 से लेकर के 1937 के बीच में कि उनके हित एक दूसरे से अलग है, और तीसरा में ये चला कि उनका विकास या अस्तित्व तभी संभव है जब दोनों अलग अलग अपना निर्माण कर लेते हैं। तो पहला में होता है कि हित एक जैसे है, दूसरा में होता है 1905 के बाद कि हित दूसरे से अलग है, और तीसरा में होता है कि हमें अलग देश का निर्माण करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सांप्रदायिकता का जो अलगाव की उदाहरणा है वो एक बैकग्राउंड से धीरे धीरे व्यापक दोस्तों हो जाता है। इसी में कारण पढ़ेंगे जिसमें ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड एम्परा है, फूट डालो शासन करो नीति, कई सामाजिक कई आर्थिक और अन्य कारण भी है। उसके बाद से डिफरेंट फेज में क्या क्या घटनाएं हैं उसकी बात करेंगे, और फिर 1947 के दौर में बात करेंगे कि क्या विभाजन अपरिहार्य था कि नहीं, कांग्रेस कहां तक उत्तरदायी है। तो हाँ बात करेंगे कांग्रेस तात्कालिक रूप में उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वो वहां पे मजबूरी थी, स्वीकार करना जरूरी था। लेकिन उसके पहले अगर कांग्रेस इसके प्रति कुछ और कदम उठाता, चाहे वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लीग की मांग को स्वीकार करना हो या कई और ऐसे मौकों पर स्वीकार करना हो, वहां पर शायद सक्रियता होती ज्यादा, प्रतिरोध खूब तेज होता, तो शायद ये चीजें उतनी नहीं बढ़ पाती। तो दीर्घकालिक रूप से कुछ उदाहरण ठहराया जा सकता है जैसा कई समीक्षक मानते हैं, लेकिन तात्कालिक स्तर पर परिस्थितियां ऐसी थी कि विभाजन अपरिहार्य ही था। फिलहाल तो ये बात को भी आप चर्चा करेंगे, नोट्स में भी डाला हुआ है, पिछले चर्चा में हुई, आगे भी एक दो बार दोहराते रहेंगे। कांग्रेस में वामपंथ आप सब जानते हैं, जो 1930s में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का डेवलपमेंट खासकर 1934 की जो बात उसी के बारे में है, जिसको आप बैकग्राउंड में नॉर्मल वामपंथ के विकास से भी जोड़िएगा, जो इंडिया में रूसी क्रांति के बाद होता है, फिर कैसे 1920s में जो कम्युनिस्ट पार्टियां इंडिया में आती हैं, उसके बाद से 34 जो है वो अलग हो के नहीं बना है, बल्कि कांग्रेस में रह करके वामपंथी विचारों से, समाजवादी विचारों से प्रेरित है। उनके क्या उद्देश्य थे, वो क्या क्या काम किए, कहाँ कहाँ क्या रोल रहा, ये सब बातें ये भी करके जाइएगा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आप सब जानते हैं, पहले इसको क्रांतिकारी आतंकवादी बोलते थे, जिसका 2 चरण है, एक है 1890 के दशक से 1914 तक, दूसरा 1922 से लेकर 1931 के दौर में। आप पाएंगे पहला इसका तात्पर्य बताना है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक युवाओं की वो क्रांतिकारी धारा है जो भय एवं आतंक के पद्धति से, आक्रामकता से देश को आजादी दिलाना चाहते हैं। इसका पहला जो चरण है उसकी कुछ घटनाएं जो है वो बात, दूसरा का घटनाएं जो है वो बात आप ऑलरेडी जानते रहते हैं, पर मेंस में दोस्तों क्या जरूरत है, उसका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर मैं पुनः कहूंगा, जो मैं अक्सर आंदोलन का फॉर्मूला बताता हूँ, किसी आंदोलन को पढ़ने के लिए 8 पॉइंट याद करिए, उसका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। अपने जो कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, नेतृत्व क्या था, संगठन क्या था, विचारधारा क्या, कार्यक्रम क्या, जनसहभागिता क्या, उपलब्धियां क्या, कॉज, मोटिव, लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, पीपल पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट्स। इन आधारों पे आप सोचिए क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को जो पहला चला, ये भी पड़ेगा मूवमेंट ही है। मूवमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल कोई उद्देश्य एक्टिविटीज करता है। तो यहां पर भी आप पाइएगा फर्स्ट फेज में क्या प्रवृत्ति दिखता है। प्रवृत्ति है, कारण ऑब्वियसली है ब्रिटिश का शोषण से समाप्त करवाना है, देश को मुक्ति दिलानी है। उद्देश्य क्या है? अपना शासन स्थापित करना है। नेतृत्व क्या है? तो नेतृत्व में कई घटनाएं हैं जो देश और विदेश दोनों स्तर पर होता है। संगठन जो है वो भी लिमिटेड है, सांगठनिक संरचनाएं, जैसे आप मित्र मेला जैसी बातें हैं, या आप आते हैं अभिनव भारत है बीडी सावरकर साहब का, तो इंडिया और वर्ल्ड वाइड दोनों से बाद में गदर पार्टी भी दोस्तों बन रहा है। तो ये जो 8 पॉइंट वाला फॉर्मूला उसको सोचिएगा ना, बहुत अच्छा, मतलब मॉडर्न के लिए एक रामबाण फॉर्मूला है जिसको आप सब जगह प्रयोग कर सकते हैं। और ये बात तब अच्छा होता है जब 56 सूचन में गाइड निकाले थे सार्थक वाली सर्वेश्वर साथ में, उसमें चंपारण को इसी फॉर्मूले पे दिए थे कि चंपारण का कैसे महत्व है। और फिर संजीव सज्जन जी ने जो 56 सूचन रैंकर थे, तो हम लोग स्टूडेंट नहीं है पर वो गाइड को पढ़े थे, तो बाद में जब संपर्क बना तो बोलते बड़ा अच्छा शैली से लिखा हुआ था और ऐसे उत्तरों में मदद मिलती है। तो टीचर बस एक तरीका देता है, वो आपको लिखना है। अब आपको पीटीओ में पढ़े हुए यार कि रैंड और आयरेस्ट ने चापाकर बंधु जो थे उस द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, सब पढ़े हुए। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने किया। आप बता सकते हैं कि फर्स्ट फेज की घटनाएं भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी है। फर्स्ट फेज में व्यक्तिगत वीरता के काम पर खूब जोर है, संगठन उतने ज्यादा नहीं है।
फिर ये 8 फॉर्मूला पे कुछ पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। अभी उतना वैचारिक उतना आधार नहीं बन पाया है, उतना कार्यक्रम नहीं कर पाते। वही सेकेंड फेज में दे पाएंगे कि बाहरी गतिविधियां नहीं है, देश के अंदर ही गतिविधियां हैं और कई नए क्षेत्रों का भी शुरुआत है। अब देख सकते हैं कि 1924 में पंजाब नौजवान सभा बनता है, HRA बनता है, फिर HSRA बनता है। तो ये सब जो घटना है डेट से कोई मतलब नहीं। आप सीधी बात बोल सकते हैं कि 1920 के दशक में इन संगठनों का निर्माण। तो आपको फर्स्ट फेज में संगठन कम है, सेकेंड फेज में ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, हिंसा घटनाएं कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी का भी दोस्तों असर देखा जा सकता है। तो आप ऐसे बताइए तो बहुत अच्छा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को आप लिख सकते हैं, जो मैंने नोट्स में डाल रखा है। अभी वो चर्चा का समय नहीं है। फिर वैसे ही गांधी का भूमिका और विभिन्न आंदोलन में योगदान की बात है। आप सब बोल सकते हैं कि जो एक गांधी के बारे में मैं अक्सर बोलता हूं कि 1915 से लेकर के 47 का दौर जो है वो गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। तो ये जो 2 लाइन है ये काफी है, गांधी का क्या भूमिका रहा है, किसी के नाम से पूरा उस दौर का नामकरण हो जाए। गांधी ने इस पूरे दौर में जो भी चीज चला है उसको पूरा न सिर्फ निर्देशित किया बल्कि इसको परिणामों तक ले गए। उसके बाद से तीसरा बात आपको जानना चाहिए, गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का अनुभव है, फिर जो 15 से 20 तक का दौर है वो कैसे साबरमती आश्रम की स्थापना द्वारा अपने वहां के विचारों को व्यवस्थित करते हैं, एक सत्याग्रह आश्रम जैसी स्थापना है। फिर वो कैसे 17-18 में किसान और मजदूरों पर अपना बेस बनाते हैं, कैसे 1919 में हिंदू मुसलमान में बेस बनाते हैं, कैसे 1920 के बाद वो असहयोग आंदोलन के बाद के दौर में रचनात्मक कार्यों से मजबूत बनाते हैं और जनसभा की तरफ प्रसार कर पाते हैं। तो और उसी में फिर उनके आइडियोलॉजी के बारे में, चाहे राजनीतिक में रामराज्य हो या लोकतंत्र का उनके विचार हो, आर्थिक में चरखा खादी हो या ट्रस्टीशिप का थ्योरी हो, सामाजिक में बात हो, विचार का क्वेश्चन इस बार आ चुका है, आएगा नहीं। तो जो उनका जो और पक्ष है आंदोलन आधारित, उसको दोस्तों आप दोहरा सकते हैं, चाहे वो आपका असहयोग हो या सविनय हो या भारत छोड़ो। असहयोग तो ऐसे ही पढ़ के जाइए, थोड़ा चांसेस है। असहयोग का बैकग्राउंड, असहयोग का क्या पॉजिटिव निगेटिव बातें हैं। फ्रेंड्स, अंत नहीं है चर्चाओं का, अब इसे थोड़ा सा हमको मौत में भी जाना है। अब आ जाते हैं सीधे वर्ल्ड का। वर्ल्ड में मैं कहूंगा कि बी कैटेगरी पढ़ के जाइएगा, मैंने सबको करवाया भी है। सामंतवाद का पतन और पूंजीवाद का उदय जो है वो 5वीं से 15वीं शताब्दी का दौर है। अगर आपने उस फेज को समझा है तो आप आराम से जा सकते हैं। फिर वही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण, सामंतवाद पतन या पूंजीवाद का उदय का दोनों का एक ही आंसर है। जैसे ही सामंतवाद का पतन हो रहा है पूंजीवाद बढ़ रहा है। पूंजीवाद एक आर्थिक अवधारणा है जिसमें मोर एंड मोर प्रॉफिट की बात की जाती है और यही पूंजीवाद विकसित होकर के आधे औद्योगिक क्रांति में व्यापक रूप में दिखाई पड़ता है। ये जो घटना है सामंतवाद का पतन और पूंजीवाद का उदय, इसका उत्तर लगभग सेम रहेगा। 5वीं से 15वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में जिन कारणों से सामंतवाद का उदय हुआ, जिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणों से, वही कारण जब कमजोर पड़े तो आगे सामंतवाद का दोस्तों पतन होता है। क्लियर? इसी में आप पाइएगा कि सामंतवाद का जो कारण है पतन का, उसमें पॉपुलर कारण में है कि 12-13 सेंचुरी के बाद से जो क्षेत्रीय शक्तियां थी कमजोर पड़ेगी। कई जगह पे नेशन स्टेट्स फॉर्मेशन हो रहा है। नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य क्या है? छोटी छोटी शक्तियों के जगह पर एक मजबूत व्यवस्थित सत्ता का विकास, जो कि खासकर ब्रिटेन और फ्रांस में दोस्तों दिखाई पड़ता है। हालांकि ब्रिटेन का राष्ट्र ज्यादा डेवलप्ड होता है, वहां पे डेमोक्रेसी भी दोस्तों आ जाएगी। फ्रांस में आगे मजबूत शक्तियों के बावजूद वहां लोकल लेवल पे सामंती तत्वों का दोस्तों प्रभाव जारी रहता है। तो सामंतवाद के पतन में राष्ट्र राज्य का विकास भी कारण बनेगा, आर्थिक क्षेत्र में उद्योग और व्यापार वाणिज्य का विकास भी कारण बनेगा और धार्मिक रूढ़िवादिता की कमी भी कारण बनेगा। और फिर आपको और भी जो नए परिवर्तन हुए उन सब की भूमिका भी रहेगी। ये आपको मैंने नोट्स में डाल रखा, सब पढ़े रहेंगे। धर्म सुधार पुनर्जागरण के ही प्रभाव से है, जिसके पीछे चर्च की बुराइयां हैं और कुछ राजनीतिक अन्य कारण भी है। उसके बाद से इटली जर्मनी का एकीकरण 19वीं सेंचुरी घटनाओं में मैं अक्सर बोलता हूं कि इटली का एकीकरण का मतलब है इटली का मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरना 1870, जर्मनी का मतलब है जर्मनी का मजबूत उभरना 1871। इटली का एकीकरण इसलिए चर्चा में आया चूंकि पहले कभी ग्लोरियस था, ग्रीक रोम सभ्यता का केंद्र बिंदु इटली था, पुनर्जागरण का प्रारंभ बिंदु इटली था।
और इटली में पोप का निवास स्थान था। लेकिन जैसे ही व्यापार केंद्र भौगोलिक खोजों के साथ भूमध्य सागर से अटलांटिक की ओर चला गया तो इटली का महत्व दोस्तों कम हो गया। क्योंकि इटली में प्रॉब्लम क्या था कि इटली में अधिकांश जमीन बंजर है, दलदली है। दूसरी बात, इटली में प्रॉब्लम ये है कि खनिज संपदा नहीं है, तो जो कुछ भी था वो व्यापार आधारित था। और जैसे ही ट्रेड बैलेंस 15th-16th सेंचुरी में मेटेरियल से अटलांटिक जाता है, इटली का दोस्तों महत्व कम हो जाता है। ये मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, ये कोई क्लास नहीं है, बस आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सुने रहेंगे तो आपको मन लगेगा अपना दोहराने में। और नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो आपको काम आ जाएगा। तो इटली को भूमिका में लिख सकते हैं कि वास्तव में 19th सेंचुरी यूरोपीय केस में नेशनलिज्म का ग्रोथ का फेज था, राष्ट्रों के निर्माण का काल था, और उसमें इटली और जर्मनी का कारण महत्वपूर्ण उल्लेखनीय घटनाएं हैं। इटली का कारण अपने बैकग्राउंड के चलते, तो जर्मनी का कारण अपने इम्पैक्ट के चलते बहुत प्रभावी रहा। आप खुद पढ़े होंगे कि सेडान की लड़ाई जो 1870-71 में है, उसी के चलते फ्रांस से झगड़ा शुरू हुआ और आगे दो गुट बने, और वर्ल्ड वार 1 का बहुत बड़ा कारण वो भी लड़ाई है जो सेडान की लड़ाई है। तो इटली और जर्मनी का भूमिका आप लिख देंगे। फिर मैंने कहा है कि इटली में क्या क्या लिखिएगा, तो घटनाओं की भूमिका है। नेपोलियन ने कैसे टूटे फूटे इटली को कुछ यूनिट्स में बांटा, 1। नंबर 2 आप पाएंगे दूसरे संदर्भ में कि नंबर 2 आप पाते हैं, वो आपको रहेगा वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस में आप पाएंगे कि जो वियना कांग्रेस है उसमें आप पाते हैं कि वियना कांग्रेस से जो यूनिफिकेशन था उसको फिर से नेगेटिव सेंस में कैसे फैलाया गया। फिर आप तीसरा जो आप पाएंगे वो आप पाएंगे 1830 और 48 के रेवोल्यूशन के बारे में। 30-48 के रेवोल्यूशन में आप पाएंगे कि उनसे कैसे यूनिफिकेशन का प्रोसेस दोस्तों तेज होता है। फिर आप पाएंगे चौथी बात आप पाएंगे इटली में कि कैसे व्यक्तित्व की भूमिका होती है, मेजनी, काउर और गरिबाल्टी का। मेजनी ने अपने कैसे कविताओं के माध्यम से जो और अपने विचारों के माध्यम से बात की, काउर ने कैसे बाहरी लड़ाइयों में अपने रणनीति के तहत में थोड़ा थोड़ा सब पे डालना है, और गैरिबाल्डी ने कुछ एरिया को अपने सैन्य शक्ति के बल पे कैसे शामिल किया। और थोड़ा सा इटली का मैप बना दीजिएगा तो काफी रहेगा। इसी में जर्मनी में दोस्तों फिर वही घटना रहेगा, नेपोलियन ने कैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांटा। दूसरी बात आप करेंगे उसी में 1850 में वियना कांग्रेस से फिर कैसे पुरानी बातें हो गई, क्योंकि वियना कांग्रेस का उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी उसको पलटने का प्रयास करना। फिर 1830 और 48 से कैसे मजबूती आएगी, और यहाँ पर बिस्मार्क की भूमिका रहेगी। एक सेल्सविग हॉल्स्टीन को लेकर के डेनमार्क से लड़ाई, फिर सेडेवा की लड़ाई जिसमें ऑस्ट्रिया से हुआ, और फिर सेडान की लड़ाई जिसमें फ्रांस से दोस्तों हुआ। मेरा आपसे आग्रह है इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन और ड्यू टू कोरोना डिफेंस में आपको अपने से पढ़ना होगा, पर थोड़ा सा सुने रहने से, सटीक नोट से आप आधा या 1 घंटा में किसी टॉपिक को लिख सकते हैं। और ऐसे भी वहां पर 50 लाइनें लिखनी रहती है। काम का लाइन आपको जो क्वेश्चन लगेगा तो 20-30 लाइन काम आएगा, और सब अपने मन से आप प्रेम करते हैं, तो आप इसका प्रयोग करिएगा, बड़ा अच्छा लिख लेंगे। वैसे ही आगे वर्ल्ड वार 1 में कई कारण है दोस्तों, आप सब पढ़ते हैं। साम्राज्यवाद जो चला, नौ साम्राज्यवाद का दौर, जो प्रतिस्पर्धाएं चली, जो शस्त्रों की होड़ चली, जो बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ाया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव रहा। उसी के बाद आता है इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद। इटली में जो फांसीवाद आप देखते हैं उसको आप कहीं ना कहीं एकीकरण की प्रक्रिया का आगे विस्तार मान लीजिए। इटली में फांसीवाद आता है जीतने के बावजूद भी अपेक्षित क्षेत्रों को नहीं मिलने के चलते, जो वर्ल्ड वार 1 की बात की परिस्थितियां थी। और जर्मनी में नाजीवाद इसलिए है कि जो संधियां थोप दी गई दोस्तों वर्षा के संदर्भ में, सब कुछ रिलेटेड है। और इसी को सर्वसत्तावाद या टोटलिटेरियन फिलॉसफी बोलते हैं, जिसको फांसीवाद या एक दल एक नेता या सारे शक्तियों केंद्रीकरण की बात चर्चा मिलती है। इसी में आप पाएंगे वर्ल्ड वार 2 के बारे में। वर्ल्ड वार 2 जो है वर्ल्ड वार 1 के परिणामों से वर्ल्ड वार 2 का बैकग्राउंड बनता है, चाहे वो इटली फांसीवाद हो, जर्मनी में नाजीवाद हो, आर्थिक मंदी हो, और ये सारी घटनाएं। इसी में लास्ट में चीनी साम्यवाद है। थोड़ा सा शब्दों के चलते दिक्कत होता है, पर मैंने कई बार बोला है, चाहे तो कर सकते हैं, मैंने नोट्स में डाला है। चीनी साम्यवाद या चीनी क्रांति की समलता जो है 1949 की है,
और इसको पढ़ने के लिए आप 3-4 फेज में बांट दीजिए। पहला फेज बनाइए कि 1917 की रूसी क्रांति से कैसे 1919 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों बनता है, 1, और वो आगे कैसे डेवलप होता है। फिर 1925 में सन्यास सेन की मृत्यु से 31 तक के बीच में क्या परिस्थितियां है। तीसरा फेज है 31 से 39 में मंचूरिया अटैक के बाद जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी का क्या रोल रहता है। चौथा फेज है वर्ल्ड वार 2 के समय में क्या स्थितियां बनती है। और पांचवा फेज है 45 के बाद जब वहां पर दोनों में डायरेक्टली लड़ाई चलता है केएमटी और सीपीसी में, उसकी क्या परिस्थिति है। तो आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, पर अभी नहीं किए तो प्लीज अवॉइड करिएगा। मैं लास्ट में 2 में कंक्लूड करता हूं। बस मन क्या था कि 15 ही मिनट करवाना है, पता नहीं टॉपिक बोल के भाग जाएंगे, अपना दूसरा क्लास पर रोक नहीं पाए, कोई बात नहीं है। तो जुड़ाव होता है के साथ कुछ हिस्ट्री बोल सके, कुछ जरूर आपको मदद मिली होगी। तो फिलहाल बस बाइंड अप कर दे। मैं सबको बोलूंगा कि अभी से लेके 20-22 तारीख के दौर में आप एक कैटेगरी तो जरूर दोहराए, पहले से पढ़े होंगे, इसका पूरा चुटका बना लीजिए। इसी को आप एग्जाम के दिन जो बीच में 24 घंटों का गैप है उसमें 8-10 घंटा इसी को पढ़िएगा, बहुत फायदा होगा। ठीक दोस्तों, इधर में आप बी और सी कैटेगरी को भी देख सकते हैं। सी तो जस्ट ऐसी है ताकि कहीं रिपीट हो, और बी पर कुछ पॉइंट्स बनाए रख सकते हैं, बना के पढ़ ले, काम करें। पर इसी को मेन पढ़िएगा, इसको हल्का सा पढ़े रहेंगे ताकि आपको मदद मिल सके। दोस्तों ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था ताकि मैं कुछ कर पाऊं, और जिन लोग का नॉर्मल क्लासेस है मैं इन सब टॉपिक पर, जैसे हड़प्पा का विशेषता है तो 15 मिनट का क्लिप, कीवर्ड जो आप भी बनाए होंगे उसमें मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर ये मैप बना दीजिए, विस्तार के पास ये। और मैंने जितने अच्छे से लोग की कॉपियों से मैप्स को देखा हुआ हूँ आज तक, तो उसी पर मैं बोलूंगा कि कैसे वो 5 नंबर 7 नंबर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप नॉर्मल तो पढ़ चुके हैं, पर कैसे कैसे कहीं पर मैप, मैंने कुछ टेबल्स बनाया है, कुछ मैंने कोटेशन तैयार किए हैं जिसको आप इन सब में आप प्रयोग कर सकते हैं। इन बातों को मैं अलग से डाल दूंगा, आप कभी भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि रिफ्रेश माइंड के लिए आप गैपों में देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई ऐसा बात नहीं है। चूंकि चीज कूल होना चाहिए, कुछ तरीके से होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, छोटा सा प्रयास था, आप सब अच्छा करें, मेरी खूब शुभकामनाएं। और 3 बातों से एंड करूंगा। आत्मविश्वास बनाए रखें, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी भी 13-14 दिन है और फाइनल बैटल अभी तो बाकी है। इन्हीं 13-14 दिन में सब कुछ खेल होगा। खेल मतलब कि कैसे, अच्छा नहीं बंगाल में था खेला होवे जो भी है बात, तो वैसे संघर्ष करना खेला होवे है, और या बेहतर करना है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक सिनेमा बहुत फेवरेट है, लास्ट में बोलता हूँ, जो जीता वही सिकंदर में आप पाइएगा कि जो लास्ट रेस है उसमें लास्ट का जो कुछ सेकेंड है कैसे आमिर खान जीत जाते हैं, उसी पे है कि उनके मास्टर जी बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। अभी ही आत्मविश्वासी रखिए कि आपका मेंस जरूर होगा, चाहे ऑप्शनल में मेरा आपका सबसे अच्छा नंबर आएगा, आपके फेवरेट क्वेश्चन आ जाएगा। यार जब तक पेपर नहीं आया है कैसे कोई कह सकता है कि तैयारी आपकी कैसी है। पेपर आने पे हो सकता है, कोई को पता है क्या पेपर आने वाला है, आपका कुछ क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है, अच्छा तैयार है, वही आ जाए और उसी पे आप लिख ले जाए। तो इस आत्मविश्वास से चलना है। और मेरी आप सबको शुभकामनाएं कि आप खूब अच्छा नंबर जीएस में लाएं, खूब अच्छा नंबर अपने ऑप्शनल में लाएं, और फिर हम लोग इंटरव्यू मिले और आपको इसी 65वीं 66वीं में आपको फाइनल सफलता मिले। धन्यवाद दोस्तों, और आपने मुझे सुना उसके लिए भी आभार। थैंक यू। रुक दीजिए।